सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अपने अपने माइक बंद कर लीजिए। मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है। जितने लोग मीटिंग में जुड़े हैं, अपने सभी के माइक आप लोग अभी, जब तक ज़रूरत ना हो, जब तक पूछा कहा ना जाए, ऑन न कीजिएगा अपने अपने माइक, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर जाएगी। आप ही जैसे स्टूडेंट्स, इवन आप लोग भी इस रिकॉर्डिंग को देखेंगे और इससे कुछ सीखने की कोशिश रहेगी आप सभी लोगों की। जो लोग नहीं जुड़ पाएंगे आज, वो लोग सीख पाएंगे। तो हमारी कोशिश ये है कि क्लीन ऑडियो जाए, क्लियर ऑडियो जाए। मेरे ख्याल से आप सभी लोग म्यूज़िक लर्नर्स हैं, तो जितने दूसरे म्यूज़िक लर्नर्स हैं, जितने दूसरे म्यूज़िक लर्नर्स हैं, उन सब की थोड़ी सहूलत के लिए, थोड़ी उनकी कन्वीनियंस के लिए भी, आप लोग अगर अपने माइक्रोफोन्स बंद रखेंगे तो मेरे ख्याल से ऑडियो साफ़ जाएगा। जो रिकॉर्डिंग होगी वो साफ़ होगी, और आप भी बाद में इस रिकॉर्डिंग को फिर आराम से सुन पाएंगे। तो अपने प्लीज़ माइक्रोफोन्स बंद रखें, जब बात की जाएगी तब ऑन कीजिएगा, और कोशिश कीजिए कि गलती से भी ऑन न रहे। कई लोगों के होता है भाई कि नहीं मालूम है कि कहाँ है बटन, तो थोड़ा ध्यान दे दीजिए कि जब आपका माइक बंद होगा तब एक छोटा सा माइक बना आएगा, उस पर एक क्रॉस, एक लकीर खींची होगी तिरछी, जिसका मतलब है कि आपका माइक बंद है। तो मेरे ख्याल से गलती से भी किसी का माइक चालू नहीं रहेगा। आप सभी लोगों का स्वागत है यहाँ। आप सभी लोगों को बहुत बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ आप सभी लोगों का कि आप यहाँ जुड़े। एंड संगीत प्रवाह वर्ल्ड की ये जो मीटिंग होती है, हर सैटरडे को होती है, आप सभी लोग जानते हैं। संगीत धरा जो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, यूनिक संगीत धरा, उसके तत्वावधान तले आप सभी लोग यहाँ हैं। तो मेरे ख्याल से और लोग अभी आने वाले हैं। अभी हम थोड़े लोगों का और इंतज़ार कर लेते हैं, तब तक थोड़ा सा मैं परिचय दे देता हूँ आप सभी लोगों को। जो भी नए जुड़ते जा रहे हैं, उनसे मेरी फिर से ये दरख्वास्त है कि अपने माइक्रोफोन्स बंद रखिएगा जब तक कि बातचीत आपसे न की जाए पर्सनली। आप लोगों के कुछ सवाल होंगे, वो भी मैं लूँगा, तब आपके माइक्रोफोन्स हम ऑन करवा लेंगे। तब तक के लिए अपने माइक्स जो हैं सारे म्यूट रखिए। और क्यों म्यूट रखवा रहा हूँ फिर से बता देता हूँ, क्योंकि नए लोग जुड़ते जा रहे हैं। क्योंकि ये मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है और ये रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे जाएगी। ये देखिए क्या करें। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, आप सभी लोगों को गुड इवनिंग। अभी अपने माइक्स बंद ही रखिएगा, मैं बोलूँगा जब एक एक करके हम चालू कर लेंगे, सभी से बात होगी, मत परेशान हो। लेकिन तब तक अपने माइक्स बंद रखें और वीडियो कैमरा ऑन कर लें। मेरे ख्याल से तो अच्छा लगेगा, एक दूसरे को भी अच्छा लगेगा कि इतने लोग आए हैं, संगीत से जुड़े इतने लोग हैं। क्योंकि किसी भी सभा में सबसे महत्वपूर्ण लोगों को लगता है कि वक्ता होता है, लेकिन मेरे मुताबिक श्रोता होते हैं सबसे महत्वपूर्ण। किसी भी सभा में, भले ही वो बातचीत की हो, संगीत की हो, इलेक्शन की हो, किसी की भी हो, हर सभा में जो श्रोतागण हैं वो सबसे महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वही ऊर्जा बनाते हैं। अगर आप लोगों की आपसी ऊर्जा बड़ी अच्छी रही तो यहाँ मुझे बोलने में भी बहुत आनंद आएगा, और इवन आप लोगों के साथ वाले सुनने वालों को भी बड़ा मज़ा आएगा, है ना। तो आप सभी लोग अपने अगर चेहरे दिखते रहें दूसरे लोगों को भी, तो एक उसी से ऊर्जा पहुंचती रहेगी। आप सभी लोगों से बात होगी, मैं कुछ लोगों के हाथ खड़े देख रहा हूं, उनसे बात होगी, आपके सवाल लिए जाएंगे। अभी मीटिंग शुरू हुई है। एक बार ये जो कुछ लोग आ रहे हैं जिनको नहीं मालूम है कि मीटिंग के क्या थोड़े से अदब व आदाब होते हैं, उनको मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा अगर यहाँ प्रॉपर साइलेंस मेंटेन रही तो एक अच्छी सभा हो जाएगी, अच्छी मीटिंग होगी, अच्छे लोग हैं, अच्छी बातचीत हो जाएगी। अदरवाइज़ तो आप जानते हैं ऑनलाइन का कचर पचर अगर आता रहा तो क्या तो मैं ही बोलूँगा और क्या आप ही पूछेंगे। तो हम कोशिश करें, सभ्य सामाजिक लोग हैं हम सारे के सारे, ऐसा मेरा मानना है। तो वो सभ्यता बनाए रखें। आप सभी लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है और कुछ नहीं। कुछ और लोग आएंगे अभी, मेरे ख्याल से 7 बजे का वक्त था तो 7:15 हो गई, अब आ जाएंगे लगभग।
वरना जो वक्त पे नहीं आते हैं उनका तो संगीत में क्या होता है ये आप सभी लोग जानते ही हैं। जो दिए गए वक्त पे नहीं आते हैं वो मात्रा में सम पे नहीं आते हैं, ऐसा होता है। तो अगर आप लोग सभी चाहते हैं, ये खुले आम मैं आप सभी लोगों को धमकी और चेतावनी दे रहा हूँ कि अगर आप सभी लोग चाहते हैं कि आप लोगों के संगीत में सुर लय ताल बराबर आए, जो सुर आप चाहें वो सुर लगे, जो ताल पे जिस मात्रा पे आप मुखड़ा लाना चाहें, जहाँ सम देना चाहें वहाँ आए, तो आप लोग वक्त पे आएँ, है ना? तो ठीक रहता थोड़ा, और कुछ नहीं, थोड़ा जल्दी से मीटिंग शुरू हो जाती है और कुछ नहीं। जितने लोग हैं माइक्रोफोन्स अपने बंद रखें प्लीज़, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अदरवाइज़ मैं हूँ नहीं स्ट्रिक्ट, फिर मुझे होना पड़ेगा। और जितने लोग मुझे जानते हैं वो ये जानते हैं कि मैं नहीं हूँ स्ट्रिक्ट, तो नहीं हूँ तो फिर यहाँ से मीटिंग से फिर बेदखल किए जाओगे, अच्छा नहीं लगेगा, मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि एक डेकोरम थोड़ा बना रहे, ज़्यादा नहीं, ऐसा बहुत ज़्यादा सीरियस कॉन्वर्जेसन नहीं करने वाले हैं, या हम एकदम कुछ संविधान डिस्कस नहीं करेंगे, उतनी तो हैसियत नहीं है मेरी। संगीत की बातें होंगी, मज़ेदार बातें होंगी, लेकिन मज़ेदार बातें करने के लिए मज़ेदार माहौल चाहिए ना। आते जा रहे हैं लोग, और आ रहे हैं अभी तो, जितने मुझे एक्सपेक्टेड नहीं है उतने तो आ चुके हैं, और भी आते जा रहे हैं। क्या बात है, खुशी की बात है। इंडियन टाइम के मुताबिक लोग आ ही जाते हैं, 10-15 मिनट ऊपर नीचे हो जाए, मगर ये थोड़ी हमारी फैलाई हुई बात है कि भारतीय जो हैं थोड़े लेट ही आते हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। हमने हर काम जब सबसे पहले किया है तो वक्त पे हम सबसे पहले क्यों ना पहुँचें हैं? आज हम सनातन धर्म में उठाते हैं चीज़ें तो बताते हैं कि ये भी हमने सबसे पहले डिस्कवर किया था, बाद में पूरे विश्व को मालूम चला। तो वक्त क्यों पीछे फिर हमारा चल रहा है, ये मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम है इस चीज़ को लेकर, मगर कोई बात नहीं। हमारे जितने विद्यार्थी हैं एटलीस्ट वो सब तो समय पर पहुंचते हैं। समय पर आना संगीत वालों के लिए तो सबसे ख़ास चीज़ है। मेरे ख्याल से यहाँ कोई भी नहीं होगा जो टाइमिंग से हट के गाना चाहेगा। है कोई ऐसा कि जो चाहे कि मेरा सम ना आए, कि मैं ताल में ना रहूँ, मैं सुर में ना रहूँ, ईश्वर मुझे ऐसा संगीत दे? ऐसा तो कोई नहीं चाहेगा यहाँ। माइक्रोफोन्स मेरे ख्याल से कुछ लोगों के गलती से भी चालू हो जाते हैं, तो वहाँ भी ध्यान रखें। आई नो आप सभी लोगों में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो टेक्नोलॉजी से इतना वाकिफ़ नहीं है, जिसको हम टेक सैवी कहते हैं, कि नहीं लोग टेक्नोलॉजी से उतना इत्तेफाक रखते हैं, तो गलती से हो भी जाता है कभी कभार। तो कोई बात नहीं, मैं फिर से बता देता हूँ, आपका जो माइक्रोफोन है उस पर एक लाइन बनी आएगी तिरछी, उसका मतलब है कि आपका माइक बंद है। तो वो चिन्ह जो है देखते रहो। सर आज का लेसन क्या होगा? जो भी लेसन होगा मैं बता दूंगा और शुरू करेंगे, लेकिन पहले कुछ लोग आ जाएं। पर पहला लेसन तो यही है कि मीटिंग में जब तक ना कहा जाए तब तक माइक ऑन ना करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। ये मैंने बहुत अच्छे से अपने गुरुओं से सीखा है कि जब तक तुमसे पूछा ना जाए तब तक क्लास में पॉपकॉर्न नहीं बनना, बोलना नहीं। हमारे इंग्लिश के प्रोफेसर ये शब्द इस्तेमाल करते थे कि पॉपकॉर्न नहीं बनना चाहिए। पॉपकॉर्न मतलब ऐसे, पॉपकॉर्न को अगर आप रखते हैं उस पर तवे पे तो वो ऐसे फूट के फूल जाता है, तो ऐसा विद्यार्थी आपको नहीं होना चाहिए। पॉपकॉर्न उछल कूद नहीं करनी ज़्यादा क्लास में, जब तक न पूछा जाए तब तक बोलना नहीं, और डिसिप्लिन बनाए रखना। तो ये हमारे इंग्लिश के प्रोफेसर ने हमें सिखाया कि पॉपकॉर्न ना बनो, और बाकी संगीत में भी सिखाया गया है कि जब पूछा जाए तब बोलें। हाँ, फिर से एक रिक्वेस्ट लास्ट में और कर देता हूँ, फिर हम शुरू करेंगे, कि अपने अपने कैमराज ऑन कर लीजिए। मुझे सुंदर चेहरे देखना बड़ा पसंद है, तो वो सब दिखने चाहिए। तो जिसको लगता है, मेरे पिताजी बोला करते थे क्लास में ये कि जो जो नहा के आया है वो अपने कैमराज ऑन करे। तो जितने लोग यहाँ नहा के बैठे, लाइट ही कटी हुई है सर। कोई बात नहीं भाई, अनफॉर्चुनेट जो चीज़ है उस पर नहीं कह रहा हूँ मैं, ये नहीं कह रहा हूँ कि जाके मोमबत्ती लगा के बैठ जाओ, इतनी शिद्दत की मैं एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहा हूँ। बट जिनके अवेलेबिलिटी है, ओके, हाँ, जिनको नहीं है कोई बात नहीं, उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पर जितने ज़्यादा चेहरे दिखें उतना अच्छा ना। सभी लोगों की भावनाओं का पता तो चले कि पसंद भी आ रही लोगों को क्लास के नहीं, जैसे कुछ बात। हाँ जी नमस्कार, सभी लोगों को नमस्कार एक साथ, बल्क में सभी लोगों को प्रणाम, सभी लोगों को नमस्कार, शुभ संध्या, गुड इवनिंग, और अगर कोई विदेश से जुड़ा है तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जो भी वक्त वहाँ हो रहा है। चलिए, अब मैंने पहले भी बता ही दिया है कि ये मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है, तो आवाज़ जो है अपनी सब लोग नियंत्रित रखें।
दखलंदाजी अगर बीच में ना हो तो ये ऑडियो साफ़ हो जाएगा, रिकॉर्डिंग साफ़ हो जाएगी, आप ही लोगों की सहूलत है, बाद में ठीक से सुन पाओगे। ठीक है, चलिए अब जो लोग आने वाले हैं वो आते रहें, और अभी भी कुछ लोग जो हैं वो नहीं मान पा रहे हैं। प्लीज़ अपने माइक बंद रखें, इट्स अ जेन्युइन रिक्वेस्ट। एंड कुछ लोगों से गलती से हो जाते हैं ऑन, तो उस पर नज़र रखें कि ऐसा ना हो। खैर, हर शनिवार को यहाँ पर मीटिंग होती है, आज भी उसी तरह की एक मीटिंग है। आप सभी लोगों के साथ हर शनिवार कोई ना कोई हमारी तरफ से एक वक्ता जुड़ता है, जो अपने स्तर अनुसार, अपनी समझ अनुसार संगीत या संगीत से संबंधित कोई ना कोई टॉपिक लेकर आप लोगों से बात करता है। फिर आप लोगों के सवालात जो उस टॉपिक से रिलेटेड अगर कुछ होते हैं वो भी होते हैं, और कुछ नए विद्यार्थी जुड़ते हैं तो वो इस पैटर्न को नहीं समझ पाते हैं, तो वो कुछ अलग अलग सवाल भी कर लेते हैं जो टॉपिक से संबंधित नहीं हैं। कुछ सवालों के जवाब, कुछ ऐसे सवाल होंगे आप लोगों के जो नए लोग होंगे, मेरे ख्याल से पुरानों के तो नहीं होंगे, जो नए होंगे जिनके कॉमन है उनके जवाब मैं पहले ही दे देता हूँ। जैसे भी अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपके अवेलेबल हैं, कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आप लोगों के होंगे, जैसे कि भाई सवेरे रियाज में क्या करना है, सवेरे से शाम तक का संगीत का अपना रूटीन क्या बनाना है, सुर कैसे साधने हैं, लय ताल में कैसे आएंगे, गाना गाते गाते राग भूल जाते हैं, यानी धुन से अलग चले जाते हैं, बेसुरे हो जाते हैं, हारमोनियम बजाना चाहते हैं, हारमोनियम बजाना सीखना चाहते हैं, या गाने की धुन निकालना सीखना चाहते हैं। ऐसी कुछ मेरे ख्याल से आप सभी लोगों की मन की शंकाएं होंगी। हैं, कितनों की हैं? इनमें से जितने मैंने सवाल बोले, इनमें से कौन कौन सा सवाल किस किस के मन में, मुझे हाथ खड़े करके बताओ कि मैंने लगभग कुछ सवाल आप लोगों के पकड़े कि नहीं। हैं कुछ ऐसे सवाल? ऐसे चाहो तो वो वहाँ पे हैंड रेज वाला भी हैंड रेज कर सकते हो, और फिजिकल हैंड रेज भी कर सकते हो, और अगर एकदम ही भक्ति जाग रही है तो दोनों हाथ उठा के भी बोल सकते हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं उसमें। हाँ, ये सवाल है, सभी लोगों के हैं। ठीक है, तो ये जो सवाल हैं, क्योंकि मैं हमेशा से मैंने कहा है कि संगीत में जो जवाब होते हैं वो अनुभव होते हैं, एक्सपीरियंसेस। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है भाई, है ना। जैसे आप सभी लोगों ने पढ़े लिखे लोग हैं, तो सभी लोगों ने ये तो अपने मैथमेटिक्स के टीचर से सुना ही होगा कि बेटा बिना कॉपी पेन के मैथ्स तो सॉल्व नहीं होती, है ना। मैथ्स मेंटली सॉल्व नहीं की जाती है ना, अनलेस कि आप बहुत ही बड़े जीनियस हो। आप बहुत ही बड़े जीनियस हो तो आप हर चीज़ यहाँ सॉल्व कर लेते हो बिना बोर्ड पर अपनी चौक को चलाए हुए, है ना। लेकिन शुरुआती जो क्रम रहता है उसमें अगर एडिशन भी अगर आपको करना है 2 + 2 भी, तो भैया 2 लाइनें खींचते हो, फिर 2 और खींचते हो, फिर गिनते हो, 4 हो गई है कि नहीं। हर छोटे बच्चे को गिनती ऐसे ही सिखाई जाती है, ऐसे ही एडिशन सब्ट्रैक्शन सब ऐसे ही सिखाया जाता है। उसी प्रकार से संगीत भी है कि बग़ैर साज हाथ में लिए, बग़ैर गुरु के सामने आए, एक भी संगीत का जवाब जो है वो मुमकिन नहीं है। अब आप लोग सोचेंगे कि फिर आप YouTube पे क्या कर रहे हो। अगर टेक्निकली कोई जवाब मुमकिन नहीं है तो मैं पिछले 11-12 साल से YouTube पे कर क्या रहा हूँ, और 2500 से ऊपर हम लोगों ने वीडियोस अपलोड कर दिए। फिर वो क्यों, क्या हमारे मन में आई कि हमने ऐसा किया, अगर मुमकिन ही नहीं है गुरु के सामने आकर सीखना। तो वहाँ मैंने आपको अपनी समझ, अपने अनुभव अनुसार जो कुछ मुझे संगीत के बारे में पता है वो बताकर मन में प्रेरणा जगाने की एक कोशिश की है कि ये एक म्यूज़िक की कुछ बातें हैं जो आपके कुछ डाउट्स को सॉल्व कर सकती हैं, एक संतुष्टि प्रदान कर सकती हैं। और अगर आपको वो संतुष्टि मिलती है ना जैसे ही अंदर, तो आप सोचते हो यार ये तो मुझे समझ आ गया, यानी सीख तो मैं सकता हूँ। ये इतना कोई मुश्किल टॉपिक नहीं था। जैसे अगर मैंने लय ताल के ऊपर बोला, या अलंकार के या राग के ऊपर अगर मैंने कोई वीडियो बनाया है तो वो इसीलिए बनाया, मैं जानता हूँ उस वीडियो को देखकर आपको राग नहीं समझ आएगी, ऑफकोर्स नहीं आ सकती। 15 मिनट में मैं राग नहीं समझा सकता हूँ, 15 मिनट में अलंकार, लय, ताल कुछ भी नहीं समझाई जा सकती। और मेरे मैक्सिमम वीडियोस में 15 से 20 मिनट के बीच में रखता हूँ, क्योंकि भाई ऑडियंस उससे ज़्यादा झेल नहीं पाती है। मुझे नहीं, वीडियो ही नहीं झेला जाता है उनसे, फिर वो नेक्स्ट वीडियो क्लिक कर देते हैं। तो वहाँ से सिर्फ मैं एक प्रेरणा प्रदान करने की कोशिश करता हूँ कि छोटी सी जब संतुष्टि आपको मिलती है ना कि हाँ मुझे समझ आ गया कि राग क्या होती है, यानी थोड़ा सा भी नॉलेज आपको समझ आया, तो एक भय खत्म होता है।
और जब वो भय ख़त्म होता है तो आपकी जिज्ञासा बढ़ती है। अरे, आपके मन की जिज्ञासा बढ़ती है कि हाँ, मतलब ये मैंने जान लिया है तो इसके आगे भी मैं जान सकता हूँ। ये आपके मन का भय भी चला जाता है, प्लस मन में कॉन्फिडेंस आता है कि इतना मुश्किल विषय है नहीं संगीत जितना मैं समझ रहा था, है ना। और जैसे ही वो भय जाता है, आप लोग क्लास में ज्वाइन होने के लिए अपने आप को राज़ी कर लेते हो, है ना। वरना मन में दो भय आते हैं। पहला, यार मुझसे होगा नहीं, ये विषय तो है मुश्किल, ये अपने बस की नहीं है, बहुत वक्त लगेगा, क्योंकि लोगों ने वैसे भी बहुत अगुआ बना रखा है कि इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक हो या ये हो, ये तो साधना है, वर्षों लगते हैं इसमें, तो बिना साधना के कुछ होता नहीं, बिना ये वो बहुत बना रखे हैं। तो हम पहले तो उसी भय से क्लास में नहीं जाते। और दूसरा भय, भैया साधारण सी बात है, लोगों के मन में ये भी होता है कि हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी है नहीं कि हम इसमें जुड़ तो जाएं क्लास में और फिर पता चले हमसे हुआ ही नहीं तो पैसा वेस्ट हो जाए, है कि नहीं। ये दो शंकाएं सभी के मन में रहती हैं क्लास ज्वाइन करने से पहले। तो मेरे YouTube वीडियोस के माध्यम से, मेरी कोशिशों के माध्यम से, मेरे ख्याल से लोगों के मन में ये प्रेरणा पैदा होती है, ये भय हटता है सबसे पहले तो, कि ये मुमकिन है, हम जैसे आम इंसान के लिए भी ये विषय जानना मुमकिन है। और मेरे ख्याल से यहाँ जितने विद्यार्थी बैठे हैं, सब ने जब गाना सीखा होगा तो एक चीज़ तो मन में आई होगी कि यार मेरी आवाज़ तो इतनी अच्छी है नहीं, सुर में मैं हूँ नहीं, मैं कैसे संगीत सीखूँ, कैसे सीख सकता हूँ या सीख सकती हूँ। आई थी कितनों के मन में ये बात आई थी, क्योंकि मेरे तो आई थी भाई। मैं इतने वर्षों से इस विषय में हूँ, मेरे मन में ये थी कि सुर में अपन है नहीं, अपने बस का ये है नहीं रोग, है ना। क्योंकि आप आसपास देखते हैं, टेलीविज़न में देखते हैं, आप अपने आसपास इतने संगीतकारों को देखते हैं, इतने लोगों को जानते हैं, मंत्रमुग्ध होते हैं उनको सुन के। तो वो जो मुग्धता है वो आपके मन में सबसे पहले अपने लिए ही शंका पैदा करती है कि ये तो नहीं हो रहा है अपन से, कुछ और ही ट्राई कर लेते हैं। पढ़ाई लिखाई बढ़िया है, बैंक की नौकरी इतनी भी बुरी नहीं है, कर तो लेनी चाहिए, है कि नहीं। मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बैंक की मतलब बुराई नहीं कर रहा हूँ, अगर कोई यहाँ बैंक में है तो वेरी गुड, इट्स गुड, है ना। तो एक बात बता रहा हूँ कि शुरू करने में ये जो समस्याएं होती हैं, इस ही के लिए मैं YouTube पे हूँ और हमेशा बना रहूँगा। अभी कुछ महीनों से नहीं हूँ, अपने संगीत प्रवाह वर्ल्ड के चैनल पे नहीं आ रहा हूँ, तो कुछ लोगों को खेद भी है, शिकायत भी है, और मैं क्षमा प्रार्थी भी हूँ उसके लिए कि हाँ, मैं वक्त कम निकाल पा रहा हूँ कि अपने चैनल पे मैं वीडियोस डाल पाऊँ। मगर मेरे ख्याल से 2500 बहुत होते हैं वीडियो, सारे तो नहीं देखे होंगे। कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग बड़े बहुत प्रेम करते हैं हम लोगों से, तो वो ये पहला ही उनका फ़ोन करते ही कि सर हमने आपके सारे वीडियोज़ देखे हैं, है ना। तो ये तो उनका रहता ही है कहना कि सर हमने आपके सारे वीडियोज़ देखे, मगर ऐसा मुमकिन नहीं है कि सारे वीडियोज़ आपने देख लिए हों, क्योंकि सारे अगर आपने देख लिए होते तो एक तो मेरा दावा है कि संगीत तो सीख ही जाते आप। अगर सारे देख लिए होते तो सीख तो आप गए ही होते, ठीक है, फिर मेरे पास नहीं आए होते। खैर, तो ये पहला कारण। तो जितने भी आपके जो कॉमन सवाल जो अभी मैंने गिनाए, उनका एक अव्वल जवाब, प्रथम जवाब, या यूँ कहूँ पूर्ण जवाब यही है कि आइए और जुड़िए। ये मीटिंग भी इसीलिए रखी गई है ताकि बल्क में आप लोगों को ये चीज़ समझा दी जाए कि आइए और जुड़िए। अब कैसे जुड़ना है वो भी आप में से अधिकतर लोग तो यहाँ जुड़े वाले ही हैं, जो ऑलरेडी सीख रहे हैं, भले उन्होंने क्लास ज्वाइन कर रखी है, ग्रुप में, पर्सनल पे, जैसे भी, जिस भी तरह से संगीत प्रवाह वर्ल्ड से आप लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है। और नए हैं जो कैसे जुड़ना चाहते हैं, तो मैं चैट में अपना नंबर लिख रहा हूँ, वहाँ मुझे संपर्क करो, मैं आपको हर प्रकार से क्लासेस बता दूँगा। ये मैंने नंबर लिख दिया है 9828494611। ये मेरा निजी एकदम पर्सनल एकदम मतलब मैं ही इस्तेमाल करता हूँ ये पड़ा है फ़ोन, इसी में वो नंबर है। तो आप मुझे व्हाट्सएप करिए। एक छोटी सी दरख्वास्त है कि कॉल मत कीजिएगा, क्योंकि कॉल जितना वक्त मेरे पास होता नहीं है। मैसेजेस पे आप सभी लोगों के जवाब दिए जाएंगे। 3 प्रकार की क्लासेस हैं, तीनों के बारे में बताया जाएगा। पहली पर्सनल क्लास, जिसमें मैं भी हूँ, मेरे पिताजी भी हैं, मेरी दोनों बहनें भी हैं, हम सब पर्सनली भी एक एक बच्चे को सिखाते हैं। सबका टाइम अलग है, सबका फ़ीस स्ट्रक्चर अलग है, सबका किस ड्यूरेशन में सिखाया जाएगा वो सब अलग है, ठीक है। तो वो इंडिविजुअली मैं आपको वहाँ बताऊँगा। सेकंड टाइप ऑफ क्लासेस जो आती हैं वो इस प्रकार की हैं, ग्रुप क्लासेस हैं। ग्रुप क्लासेस इस प्रकार की नहीं, मतलब ऐसे नहीं कि 100 बच्चे बैठे होंगे उसमें, 5 से 7 बच्चे मैक्सिमम उसमें एनरोल किए जाते हैं, वहाँ आपके बैचेस बनाए जाते हैं। ये दूसरे प्रकार की क्लास हैं, उसका भी समय अलग है, टीचर्स अलग हैं, ड्यूरेशन अलग है, वो बताई जाएगी। और तीसरी जो मेरे ख्याल से ज़्यादातर के मन में सवाल होगा, क्योंकि यही हमने यूट्यूब पे बोला भी है कि साहब निःशुल्क क्लासेस कहाँ मिलती हैं, फ्री में कहाँ सिखाया जाता है वो बताओ।
तो बिल्कुल हम फ्री में भी सिखाते हैं, लेकिन बस इतना सा फ़र्क है, लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है कि फ्री में 1-on-1 या वीडियो कॉल पे नहीं सिखाया जाता है। फ्री में हमने यूट्यूब पर सिखाया है। यूट्यूब पर किस तरह से सीख सकते हो फ्री में, वो मैं मदद ज़रूर आपकी कर सकता हूँ। अगर आप मुझे मैसेज करते हो कि सर मुझे फ्री क्लासेस का लिंक चाहिए, तो मैंने कई ऐसे वीडियोस, कई ऐसी प्लेलिस्ट बना रखी हैं जिनको देखकर इन सीक्वेंस आप बिना गाइडेंस के भी समझ जाओगे कि चैनल पे फ्री में कैसे सीखा जा सकता है ना। वो भी मैंने अवेलेबल कराया हुआ है, क्योंकि मैं हर प्रकार से सहायता करता हूँ आप लोगों की, यही हमें शिक्षा दी गई है ना। हमारे पिताजी का भी यही मकसद रहा है कि संगीत इसी प्रकार से सब लोगों तक पहुँच जाना चाहिए। तो मेरे ख्याल से आपके जो सवाल हैं वो तो मैंने लगभग जो है पूर्ण कर ही दिए हैं। अब भी किसी का कोई नया सवाल हो जो इन सवालों से अलग हो, ऐसा जो यहाँ भी लोगों की मदद करे, पूछो तो फिर ऐसा पूछो जिसके जवाब से सभी लोग संतुष्ट हो जाएं, है कि नहीं। कुछ ऐसा नया, कुछ ऐसा अच्छा सा जो ज़्यादातर के मन में चल रहा हो, तो वो मेरे ख्याल से बेहतर होगा। कुछ नया पूछो, कुछ ऐसा पूछो जो पूछा ना गया हो। ऑल्दो ऐसा मेरा मानना है, देर आर नो स्ट्यूपिड क्वेश्चंस। कोई भी बेवकूफ़ी भरा सवाल नहीं होता है। तो अगर कोई बालक बालिका अगर ये सोचे, छोटे बच्चे सोचें कि यार ये तो बड़ा स्ट्यूपिड सा क्वेश्चन है, ऑल्दो सबसे छोटे बच्चों की यही खासियत होती है कि वही नहीं सोचते हैं कि स्ट्यूपिड क्वेश्चन सर होता जी है कि मेरा नहीं एक होता। सवाल है। फरमाएं। सवाल ये है कि मैं ये जो आपका ऐसे एकेडमी है, ऐसे ऐसे मैं जवाब नहीं दूंगा, मुझे आपको देखना है। मेरी बड़ी तमन्ना है आपको देखने की। हाँ हाँ जी, अब एक्चुअली बोलें। एक्चुअली मेरी बीवी को ना सिंगिंग करना है, ये है वो, नमस्कार। इसको क्लासेस करना है। अरे वाह, बहुत तो बढ़िया। क्या ऑफलाइन आपका दिल्ली में कहीं पर है अवेलेबल? वेरी गुड क्वेश्चन। ये मुझसे चूक गया कि मैंने ये नहीं बताया कि हमारी क्लासेस सिर्फ ऑनलाइन चलती हैं। ऑफलाइन हमारा कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं है। पहले था, दिल्ली में भी था, उदयपुर में भी था, गुरुग्राम में भी था, तब उसका नाम गुड़गांव हुआ करता था। तो हर हाँ जगह हमने ऑफलाइन चला के बंद कर दिए क्लास। आफ्टर कोरोना, आफ्टर द पेंडेमिक, हमने सारी क्लासेस ऑनलाइन की हैं। ऑनलाइन यानी कि यहाँ अभी सर, वीडियो कॉल पे और यूट्यूब पे बस। अच्छा मुझे इसका ना एक स्ट्रक्चर भेज दीजिएगा मेरे व्हाट्सएप पे कि आपका आप मुझे जो मैसेज ग्रुप वाला कीजिए, क्लासेस है। मुझे मैसेज कीजिए, बिल्कुल। मैंने नंबर अपना चैट में लिखा अच्छा है, मैं फिर से बोल देता हूँ सभी लोगों के लिए, 98। मैं मैं हाँ आपको जी, मैसेज कर दूंगा। एब्सोल्युटली, बिल्कुल आप मुझे मैसेज आप कीजिए। सिंगल टू सिंगल क्लास होता है ऑनलाइन, वो सब वाला, हर प्रकार और की मैं एक आपको भेज दूंगा। आप मुझे बस इतना सा लिख दीजिए कि हमें संगीत सीखना है, फिर मैं आपको एक एक करके भेजता रहूँगा। जो भी आपको उसमें से जंचता है उसमें आप जुड़ ओके जाइएगा। सर, ओके सर, थैंक यू, थैंक यू। शुक्रिया। सर। हाँ सर, मैं ये कह रहा था, मेरा एक प्रश्न है। एक सेकेंड, थोड़ा दूर जाइए। चेहरा देखने की बात हुई थी, निगाहें नहीं। हाँ, अब बोलें। हाँ सर, मेरा एक ऐसा प्रश्न है कि आजकल हम लोग सुनते हैं ना कि ये एआई जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, भविष्य में सबको बेरोजगार बना देंगे। और आज भी हम देख रहे हैं कि ये म्यूजिक में भी कैसे एआई सबका वो बेरोजगारी क्रिएट कर रहा है। तो फ्यूचर में कैसे होगा अपना? हाँ, ये मज़ा आया मुझे आज तुम्हारा सवाल सुन के, भाई बड़ा आनंद आया। जैसा कि मेरा इंस्ट्रक्शन था वैसा ही सवाल इनका आया है कि कुछ नया इन्होंने पूछा। मेरे ख्याल से कुछ लोगों को मालूम भी नहीं है इस बारे में, तो मैं पहले तो उसका इंट्रोडक्शन दे दूं कि जो सवाल भाई साहब ने किया है उसका अर्थ क्या है, एआई क्या होता है और बेरोज़गारी तो क्या होती है, वो तो खैर सबको पता है। पर कैसे एआई जो है वो बेरोज़गारी पैदा कर रहा है वो मैं बता दूं। देखिए, ह्यूमन इवोल्यूशन पे आते हैं, एकदम इतिहास में जा रहा हूँ मैं एकदम, है ना। एकदम उस छेनी हथौड़ा लेके इंसान जब से शुरू हुआ है तब से शुरू करूँ अगर, तो एक एक करके इंसान ने खुद ही विज्ञान की सहायता से, आविष्कारों से सहूलत पैदा की है, यानी ईज़ पैदा की है अपने लिए। कि कोई यंत्र बना दिया, जैसे हारमोनियम। हारमोनियम एक सहूलत, एक आविष्कार है ना। गाने वालों को सिखाने के लिए थोड़ी आसानी हो जाती है, गाने वालों को गाने के लिए थोड़ी आसानी हो जाती है। आपको अगर एक नए हो, आपको आवाज़ नहीं पहचान में आती, तो एक साज बना दिया कि ये देखो सुर हैं, ये सा है, ये रे है, ये ग, कितनी दूरी है सुरों में। ये एक इंस्ट्रूमेंट बना के आप सभी की सहूलत के लिए, आसानी के लिए ये एक वाद्य यंत्र का निर्माण किया गया, ठीक है, कि आपको पता पड़ेगा। अदरवाइज सुर तो दिखता नहीं है कायदे से। अगर मैं बोलूँ सारे ग म, तो आपके लिए सारे ग म तो एक ही जगह था, क्योंकि अक्षर बोले गए, आपने ध्वनि नहीं सुनी,
आपने अक्षर सुने, क्योंकि आप हिंदी भाषी हैं तो आपको सारे गमा का अर्थ समझ ही नहीं आया कि अलग अलग कहाँ है। ये तो संगीत सीखने के बाद मालूम चला कि सारे गमा पध नी ये तो सीढ़ी है, ये तो आवाज़ की नीचाई से ऊंचाई तक जाने का एक तरीका है और उसके ऊपर रखे गए अक्षर है। सारे गमा नहीं होता जो वेस्टर्न म्यूजिक में डो रे मी फा सोला टी डो होता है, क ख ग घ होता है। जैसे मैं उमूमन बच्चों को ये एग्जांपल देता हूँ कि मेरा नाम निशाद है कि नहीं, ये भी सारे गमा पध निसा था, सारे गमा पध निसा, मेरा नाम निशाद है। अब मेरा नाम निशाद है और सारे गमा पध निसा में एक जो समान चीज थी वो क्या थी? धुन। उसकी धुन तो एक ही जैसी थी ना, नीचे से ऊपर, यही सुर हैं, ठीक है। खैर, ये समझाने के लिए, अब मैं ऐसे नहीं अगर समझा पाता या किसी को नहीं समझ आ पाता तो उसके लिए यंत्र का निर्माण किया। तो इसी तरह से विभिन्न यंत्रों का निर्माण मनुष्यों ने किया है, इंसानों ने ईजाद किए अपनी सहूलत के लिए। लेकिन हुआ क्या कि जैसे जैसे मशीन डेवलप होती है ना, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप होती है, वैसे स्वाभाविक सी बात है वो डेवलप ही इस मकसद से की जाती है कि ह्यूमन मेहनत कम हो। सिंपल भाई, कि भैया जो डाकिए हैं उनको जगह जगह जा जाके ख़त पहुंचाने पड़ते हैं, तो इसके इतनी मेहनत होती है, इतनी ह्यूमन पावर इस्तेमाल होती है। भाई वो वक्त उसका कहीं और क्रिएटिव काम में लग जाए तो क्या पता वो कहाँ से कहाँ प्रधानमंत्री भी बन सकता है, मुमकिन है भाई, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो उसको बचाने के लिए क्या किया गया? टेलीफोन बनाओ, SMS सर्विस बनाओ, ईमेल बनाओ। मतलब इंसान को मेहनत कम करनी पड़े, इसीलिए आविष्कार होते हैं। उसी तरह से एक आविष्कार जिसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आई, इसको कहते हैं AI। जैसे कि आपके फ़ोन में है, सभी लोगों के फ़ोन में होगा, हम लोग YouTube पे बोलकर सर्च करते हैं, हम लोग हे सीरी बोल के सर्च करते हैं अपना क्वेश्चन, है क्या वो एक और एलेक्सा, हे एलेक्सा, है ना, हे गूगल, ऐसे करके हम पूछ लेते हैं कि अरे भाई गूगल बताना। तो वो गूगल ने आपकी आवाज़ कैसे सुनी भाई, उसको कैसे वो ज़बान समझ आई? ये मशीन है, मशीन आपकी आवाज़ को पकड़ कर समझ रही है। अब कुछ लोग होंगे यहाँ पे, एक ने लिखा भी था कि भैया संगीत से रिलेटेड सवाल बोलो, तो ये क्यों कर रहे हो? तो ऐसा नहीं है भाई, ये संगीत से संबंधित चीज़ है, क्योंकि संगीत समाज से अलग तो है नहीं। समाज में जो विकास होगा वो हमारे भी पेट पे लात पड़नी है और उससे हमें फ़ायदा भी होता है। ये देख लो आप, वीडियो कॉल, कहाँ कहाँ बैठे हो, मैं आपसे जुड़ सकता हूँ, आप लोग मुझसे जुड़ सकते हो। ऐसा है नहीं, ये टेक्नोलॉजी के बगैर जो है ऐसा नहीं है। आर्ट इज़ नॉट डिफरेंट फ्रॉम टेक्नोलॉजी, दे आर बोथ द सेम, है ना। वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, मदद करते हैं, तो उसको समझना उतना ही ज़रूरी है। बहुत अच्छा सवाल किया है सत्यपाल जी ने, इसके लिए सबसे पहले तो मैं इनकी तारीफ़ करूँगा। और आप लोगों के मन में भी ये सवाल आ भी ना आए, सवाल नहीं आया है क्योंकि जानकारी नहीं थी, ठीक है। आप लोगों के मन में सवाल ही उतने उठते हैं जितनी अपने को जानकारी होती है। जिसके बारे में ज्ञान नहीं होता उसके मामले में सवाल भी नहीं उठता है कि नहीं। जिसको ज्ञान होता है उसके मन में सवाल उठता है। तो बड़ा अच्छा सवाल इन्होंने किया है और वो सवाल जायज़ है, वो सवाल नया है। इनफैक्ट मैंने भी यूट्यूब पर आज तक उसके बारे में बात नहीं करी, तो ये बहुत अच्छा कंटेंट जा रहा है यूट्यूब पर भी, नए लोगों के लिए भी। खैर, तो भैया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यहाँ तक तो सब लोगों को मज़ा आ रहा था कि हे एलेक्सा, हे गूगल कर करके अपने जो है भिंडी की रेसिपी पूछने में किसी को कोई आपत्ति नहीं हो रही थी। लेकिन जब मशीन ने आवाज़ें रिकॉर्ड करना शुरू किया तब और हमें अच्छा लगने लगा कि हम लता जी जैसे दिग्गज कलाकार, माँ सरस्वती की इतनी कृपा जिन कलाकारों पर, रफ़ी साहब, इनको हम कभी मौका नहीं मिला, जैसे मुझ जैसे अभागे को तो कभी मौका नहीं मिला कि मैं उनको कभी सामने से देख पाऊँ। ऐसे बहुत दिग्गज कलाकारों को मैं नहीं देख पाया, है ना। कुछ मेरे वक्त से पहले चले गए, कुछ मुझे कन्वीनियंस नहीं हुई कि मैं वहाँ तक पहुँच पाता। लेकिन मशीन टेक्नोलॉजी की मदद से उनकी रिकॉर्डिंग हुई और वो हम तक पहुँची। उसके बाद हम शुक्रगुजार हों उन साइंटिस्ट का जिन्होंने उस टेक्नोलॉजी में क्वालिटी का इजाफा किया, कि और सफाई आई, कि वो लता जी के गीत जो हमने कभी बहुत प्रेम रोग जैसी मूवी में सुने होंगे और फिर हमने वीर ज़ारा में सुना, तो लता जी को इतनी अच्छी क्वालिटी में सुनने का जो सौभाग्य हमें मिला, है ना। यानी इतने पुराने कलाकार इतने अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ जुड़कर जब हम तक पहुँचे तो देखिए क्या मज़ा आ गया, है कि नहीं। इसी तरह से मशीन्स ने डेवलपमेंट किया और रिकॉर्डिंग सिस्टम शुरू हुआ है अभी नहीं, मतलब काफ़ी सालों से चल रहा है कि आपकी वॉइस रिकॉर्ड हो सकती है, कट पीसेस में रिकॉर्ड हो सकती है और उसका पूरा ट्रैक बन सकता है, म्यूज़िक बन सकता है, ठीक है। अब जो सिस्टम आ गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, वो ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ये माना जा रहा है, जैसा कि इन सज्जन ने बोला भी, कि ह्यूमन ब्रेन का रिप्लेसमेंट है। यानी जो इंसान का दिमाग कर सकता है वो मशीन कर सकती है। आज की तारीख में चैट GPT करके एक सुविधा है कि आपको कोई ख़त लिखना है किसी को,
तो बस टॉपिक लिख दीजिए कि इस बारे में मुझे ख़त चाहिए, इसको लिखना है, ये है कंटेंट, वो बना के देगा आपको। आपको कुछ नहीं लिखना पड़ेगा, लैंग्वेज नहीं बनानी पड़ेगी, ग्रामर नहीं देखनी पड़ेगी, वो सब का सब वो करके देगा। ये चैट जीपीटी में होता है, इसी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में होता है। ठीक है, अब संगीत में ये कहाँ काम आ रहा है? एक फलां सिंगर का गाया हुआ गाना आप अपने सॉफ्टवेयर में इनपुट करते हैं उस फाइल को, और जिस भी फलां सिंगर की आवाज़ में आपको ये वाला गाना चाहिए, मान लीजिए फॉर एग्जांपल सोनू निगम साहब का गाना आपने सुना, आपने बोला यार ये गाना अगर अरिजीत सिंह गाएं तो कैसा सुनाई देगा, तो आपने अरिजीत सिंह साहब का कोई फलां गाना उठाया, उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसमें से उस आवाज़ की क्वालिटीज़ या उनकी सिंगिंग स्टाइल, उस पैटर्न को नोट करके एक फॉर्मेट तैयार करता है, एक खाका तैयार करता है, एक खांचा तैयार करता है, एक बर्तन तैयार करता है, जिसमें जब ये गाना डाला जाता है सोनू निगम का, तो जो प्रोडक्ट निकल के आता है वो अरिजीत सिंह की आवाज़ में सोनू निगम का गाना है। अरिजीत सिंह साहब ने कभी वो गाना नहीं गाया है, एटलीस्ट रिकॉर्डेड तो नहीं था, वो लाइव कभी गुनगुनाया अपने घर में बाथरूम में, भाई सब गाते हैं, अपने को नहीं आइडिया कुछ, है ना। इसको कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और ये संगीत में इस्तेमाल हो रहा है। तो सज्जन का ये सवाल है कि अगर इस तरह से एक सिंगर का गाना कोई भी दूसरा सिंगर गा सकता है, तो आप अपने भी वॉइस पैटर्न्स अगर उसमें फीड कर देंगे तो आपको गाने की आवश्यकता ही नहीं है। यानी कॉम्पोजर्स को सिंगर्स की ज़रूरत ही नहीं है, इवन कॉम्पोजिंग की भी ज़रूरत नहीं है। आपने तो उसमें पैटर्न डाल दिया, एक राग, जैसे रोबोट मूवी देखी है सभी लोगों ने, रजनीकांत की, उसमें एक सीन होता है जहाँ पे वो रोबोट से एक सज्जन सवाल करते हैं, ऑडियंस में उठ के एक राग गाते हैं और बोलते हैं बताइए इसमें क्या मिस्टेक थी, तो वो तुरंत उस राग को गा के बता देता है कि देखिए यहाँ तक तो आप इस राग में थे और इसके बाद आपकी श्रुति हट गई जो आप दूसरी राग में चले गए, ये उस रोबोट ने गा के बता दिया। जा ये सब कल्पना है, ऑल्दो ऐसा रोबोट नहीं है अभी, लेकिन ये भविष्य है, ऐसा हो रहा है। ऐसा हो सकता है कि आप कंप्यूटराइज कर दें, आप सारी इन्फॉर्मेशन डाल दें, है कि नहीं भैया। जब फ़ोन में आपके इतने सारे नंबर फीड हो सकते हैं, आपकी सारी जानकारी जा सकती है, आप इससे तो बहुत अच्छे से वाकिफ़ होंगे सभी लोग कि प्राइवेसी मिथ्या है। आप एक बार सर्च कीजिए कि मुझे जूते चाहिए, फिर आप छोड़ दीजिए कि हाँ नहीं मुझे नहीं लेने जूते, मन बदल गया मेरा। अब वो फ़ोन आपको परेशान करके रख देगा जब तक आप जूते नहीं ले लेते। आपके सामने हर दूसरे दिन ऐड आएगा, साहब ये वाले जूते लोगे, सर ये वाले सस्ते, इन पे सेल चल रही है, सर ये आज बहुत सारे वो उसमें चल रहे हैं, मार्केट में ट्रेंडी है एकदम। तो आप मन मार के आप चौथे दिन तो वो जूते खरीद ही लोगे। तो ये टेक्नोलॉजी का हम पर असर है। तो इसी तरह से एआई का भी असर है ऑफकोर्स, लेकिन इसमें मेरा जो निजी मामला, एक तो मैंने एआई समझा दिया, मेरे ख्याल से जितना भी मुझे आता था, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ एआई में, जितना कुछ मैंने समझा है शायद इन्होंने जितना समझा होगा यूट्यूब से ही समझा होगा, सुन देख के मैंने भी वहीं से समझा है ना। तो वो मैंने आप लोगों को सरल भाषा में समझाने की कोशिश करी कि एआई से हो क्या रहा है, चीज़ें बन रही हैं, सिंगर्स की आवाज़ें तक उसमें बनाई जा रही हैं। ट्यूनिंग का, ऑटो ट्यूनिंग तो आपको मालूम ही होगी कि बेसुरे से बेसुरे सिंगर्स भी अपनी आवाज़ रिकॉर्ड कर देते हैं और फिर उसको पिच करेक्शन हो जाता है ना। बेताले से बेताला जो लय में नहीं भी गाया है आपने, यशराज मुखाटे क्या कर रहे हैं, बातों के गाने कैसे बन जाते हैं, बातें तो लय में नहीं होती, पर बातों को कंप्यूटराइज करके उनको मीटर में डाला जा सकता है। ये सुविधा अवेलेबल है सॉफ्टवेयर्स में, है ना, कि उनको एक रिदम में बिठाया जा सकता है। कोई भी आपकी बात को उसका एक चाल पता की जा सकती है, और नहीं भी तो काट पीट के थोड़ी सी आगे पीछे करके टेम्पो में डाला जा सकता है। ये होती है ना, इससे गाने बन रहे हैं। यशराज मुखाटे जी ने किया ही है कि नहीं। और ये कोई उन्होंने पहली बार नहीं किया, ये विदेश में बरसों से हो रहा है। हमारे यहाँ थोड़ा लेट पहुँचती है थोड़ी टेक्नोलॉजी की चीज़ें, तो हम थोड़ा हुआ बना देते हैं, जबकि ये वहाँ बरसों से हो रहा है ये काम, है ना। ये क्रिएटिविटी है, लोग कुछ ना कुछ नया खोजते हैं। उसी तरह से एआई में हो रहा है कि नहीं, कि आवाज़ें निकाली जा रही हैं, मिमिक किया जा रहा है। अच्छा, फ़ोन पे तो सुना होगा आप लोगों ने, मूवीज़ देखी हैं सभी लोगों ने, कि अपना वो क्राइम टाइप की मूवीज़ के जो क्या बोलते हैं यार, पकड़ने वाला, जिसने किडनैपर आवाज़ बदल के फ़ोन पे बात कर रहा है कि पहचान में ही नहीं आए जैसे कौन है, उसका ही पड़ोसी है जिसने किडनैप किया है ना। तो आवाज़ बदल के बात कर रहा है। अब आवाज़ खुद नहीं बदल सकता तो मशीन का सहारा ले रहा है कि डिस्टॉर्टेड वॉइस में बात कर रहा है। तो ये सब मुमकिन है, टेक्नोलॉजी में चल रहा है। अब आप बोलेंगे कि यार फिर तो ओरिजिनल की ज़रूरत क्या है, तो साहब ऐसा है कि अमिताभ बच्चन साहब हों, शाहरुख खान साहब हों, या कोई भी दिग्गज कलाकार हो, सबके मिमिक्री आर्टिस्ट अवेलेबल हैं। इन लोगों की फिल्मों में जब डबिंग होती है तो अधिकतर ऐसा होता है कि ओरिजिनल आर्टिस्ट नहीं जाता है, डबिंग आर्टिस्ट अलग होता है, जो उस आर्टिस्ट की आवाज़ निकाल कर उस फिल्म में उसके चेहरे की आवाज़ बन जाता है। फिर भी शाहरुख खान बिजनेस कर रहे हैं, उनका काम चल रहा है, फिर भी अमिताभ बच्चन जिंदा हैं, लोग उन्हें पूछ रहे हैं। उसी तरह से मशीन और टेक्नोलॉजी कितनी भी आगे बढ़ जाए,
रस पैदा कर दे वो मुमकिन नहीं है। रस जो है वो मनुष्य के मन की देन है, वो मशीन में नहीं है। मशीन एल्गोरिदम पर बेस्ड है, मशीन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दूंगा। सत्यपाल जी आप सुनिएगा, क्योंकि आप इस सब में दिलचस्पी रखते हैं, तो ये चीज़ सर्च करके सुनिएगा। मैंने खुद ने भी सोनू निगम साहब का कोई गाना गाया हुआ किसी ने अरिजीत साहब की आवाज़ में डालकर दिखाया, फिर के फलां एक सिंगर हैं उनकी आवाज़ में रिकॉर्ड करके डाला, ऐसे अलग अलग मैंने वहाँ पे उनके रिकॉर्ड सुने। तो मैं भी ताज्जुब करा, मैंने कहा अरे यार ये तो इट्स नियर टू परफेक्शन, कि वाकई ऐसा लग रहा है कि जैसे वही सिंगर गा रहा हो, क्योंकि वॉइस टेक्सचर भी एग्जैक्ट है। लेकिन एक चीज़ थी जो वो एआई नहीं दे पा रहा था, एटलीस्ट अभी तक तो नहीं दे पा रहा है, वो फील जो अरिजीत अपने गानों में पर्सनली देते हैं, वो जिंदापन, वो आवाज़ का जिंदापन, वो आवाज़ की मनुष्यता। आपका सीरी भी बोलती है, आप उससे बात करोगे, हे सीरी बोलोगी तो सीरी बात करती है, एलेक्सा बात करती है, पर क्या वो इंसान जैसा लगता है? आप अगर ऐसा नहीं हो जाएगा कि आप सीरी ही आपकी ज़िंदगी में है तो आप अपनी मम्मी से बात करना छोड़ दोगे, ऐसा नहीं होगा, है ना। माँ जिस प्यार से बुलाएगी उतना प्यार से तुम्हारी सीरी नहीं बुला लेगी तुम्हें, ठीक है। तो उसी तरह से मशीन हाँ उस आवाज़ को बना सकती है, फिलहाल भाव नहीं दे पाएगी, वो एक अंग नहीं दे पाएगी, वो काकू, जिसको मैं काकू शब्द इस्तेमाल करूंगा। काकू मतलब होता है आवाज़ में इमोशन देना, कि जैसे मैंने रोने की बात करी तो मेरी आवाज़ गदगद हो जाए, रुआंसी हो जाए, ये सिर्फ इंसान कर सकता है, उसमें ये ताकत है ना। तो ये एक ख़ास चीज़, ये मुझे एक ड्रॉबैक लगा है अब तक तो, कि एटलीस्ट इमोशंस, और यही रोबोट मूवी का यही वो था, प्लॉट ट्विस्ट था, है ना, कि उसमें इमोशन नहीं था। फिर ऑल दो ठीक है, वो बाद में उन्होंने कैसे ना कैसे करके, वो तो खैर फिक्शन है ना, कि कैसे उसमें इमोशन आ जाता है, फिर वो पूरी दुनिया तबाह करने निकलता है, लेकिन वही इमोशन फिर उसे ये रियलाइज़ भी कराता है कि यार ये तो मैं गलत कर रहा था, ये मुझे नहीं करना चाहिए था, ऑल दो फिर वो अपने आप को ही डिसमेंटल करता है, जो भी है ना। तो एआई वहाँ तक अभी सीमित है, इमोशन नहीं दे पाएगा। वो ख़त जो आप किसी को अपने तहे दिल से लिखेंगे, वो ख़त चैट जीपीटी नहीं लिख के दे पाएगा। इतनी तो बात है कि वो जो कलेजा निकाल के अगर आप रख सकते हो, है ना, कि सर हमें जॉब चाहिए, है ना, वो जो एक अपना सीवी पहुंचाते हो, वो सीवी ठीक है, टेक्नोलॉजिकली सहूलियत है, हाँ ऑफ कोर्स सहायता कर सकता है कुछ कुछ चीज़ों के लिए, लेकिन रिप्लेस तो नहीं कर पाएगा, ये ऐसा मेरा मानना है। हाँ सर, एक डाउट हो रहा है मुझे। एक सेकंड राहुल जी, एक सेकंड, मैं अभी आपसे सवाल लेता हूँ। सबसे पहले मैं इनसे पूछ लूँ सत्यपाल जी से, क्या वॉज आई एबल टू सेटिस्फाई, या और कुछ इसमें रह गया, ताकि अगर अलग सवाल जा रहा हो तो वो फिर आपका टॉपिक अधूरा ना रह जाए। हाँ, ये आपकी बात तो सही थी, मैं भी सेटिस्फाई तो हूँ, लेकिन मैंने भी ये कई सारे यूट्यूबर्स वगैरह से सुना है कि भविष्य में फीलिंग भी आ सकती है। ऑफ कोर्स ठीक है, वो कहाँ तक इंसानी टच तो नहीं छूट जाएगा ना, इंसानी टच नहीं छूटेगा, अवेलेबिलिटी है। देखिए मुझे नहीं लगता, मैं हो सकता है ज़्यादा बोल रहा हूँ, पर यहाँ जितने लोग जुड़े हैं, आप लोग तो फिर भी अपने दिन के रूटीन में कुछ लोगों से मिल लेते होंगे। मैं दिन के मैक्सिमम आवर्स अपने कमरे में बिताता हूँ सिर्फ अपने लैपटॉप के सामने, लेकिन ये रिप्लेसमेंट नहीं है। मुझे फिर भी ज़रूरत महसूस होती है कि मैं जाऊँ और 3D फिगर्स यानी इंसानों के बीच में जाके रहूँ, उनसे बात करूँ, उनकी भावनाओं को रूबरू समझूं। आप में से बहुत हैं जो मेरे सामने बैठकर मेरी क्लास लेते हैं वीडियो कॉल पे, है ना, लेकिन जब मेरे सामने कोई व्यक्ति होता है वाकई मेरे रूबरू, मुझे टच कर सके इतना करीब, तब जो भावनाएं संगीत की भी मैं निकाल के उनको दे सकता हूँ और उनकी समझ सकता हूँ, वो यहाँ अवेलेबल नहीं हो सकती। ठीक है, तो फीलिंग्स चाहे कितनी वो मशीन दे ले। एनिमेटेड मूवीज़ नहीं है, क्या आप मुझे बताइए एनिमेटेड मूवीज़ क्या हैं? एनिमेटेड मूवीज़ भी तो फीलिंग्स हैं, वहाँ भी तो एक कार्टून रोता है ना, फिर क्यों देखते हैं हम रियल एक्शन मूवीज़? फिर क्या ज़रूरत है हमें पर्दे पे देखने की उस इंसान को रोते हुए जब एनिमेशन अवेलेबल है? सो वही मेरा कहना है कि फीलिंग्स आ सकती हैं, फीलिंग्स वहाँ भी तो हैं, वहाँ भी 3D फिगर्स फीलिंग में रो रहे हैं, हंस रहे हैं, एक दूसरे को प्यार का इजहार कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, अपनी माँ की मौत का बदला ले रहे हैं, सब हो रहा है वहाँ पे, सब चल रहा है। हम तब भी देख रहे हैं ना इंसान की मूवीज़, है ना, और इंसान के गाने भी सुन रहे हैं। तो वो है कि बेरोज़गारी नहीं आएगी, ऐसा नहीं है। और अगर आपको लगता है कि बेरोज़गारी आएगी तो अपने हुनर में इतना इजाफा कीजिए, इतनी बढ़त कीजिए कि कोई मशीन वो चीज़ ना कर सके जो इंसान कर सकता है। जैसे कि मैं जब भी अपने स्टूडेंट्स के सामने आता हूँ तो मैं उनसे यही दरख्वास्त करता हूँ दैट डोंट आस्क मी फैक्ट्स मत पूछो, वो किताब भी बता देगी, गूगल भी बता देगा। मुझसे अनुभव पूछो। राग यमन के बारे में परिचय मत पूछो, वो किताब में भी लिखा है।
वो इंटरनेट पे भी अवेलेबल है। राग यमन का भाव पूछो कि यमन महसूस कैसे होती है, यमन में महसूस क्या होता है कि जब यमन बजती है तो भैरव में जो भाव आता है वो यमन से भिन्न कैसे है, ये मुझसे जानो। ये अनुभव है, ये मैंने यमन में रहकर, मैंने यमन को जी के जितना देखा है, मैं वो यमन की ज़िंदगी आपके साथ शेयर कर सकता हूँ कि जिस जिस भाव को मैंने यमन में जिया होगा वो मैं आपके साथ साझा कर सकता हूँ। तो दिस इज समथिंग यू विल नॉट गेट इन एनी बुक और एट एनी लाइक वेबसाइट, है ना। टेक्स्ट से आपको वो चीज़ें पता नहीं चल सकती, तो ये डेवलप करो ना फिर, जो आपको एआई भी नहीं दे सकता। ठीक है, तो ये अनुभव का रिप्लेसमेंट नहीं है। हाँ ठीक है, ये हो सकता है, चलो आप तो फिर इतना भी फ्यूचर में जाओगे कि वही ह्यूमन ब्रेन जो है उसको पूरा उसका डीएनए उसका पूरा सब इन्फॉर्मेशन निकाल के एक मशीन में डाला जा सकता है, रिप्लेसमेंट है। तो वो तो यार भविष्य में होने को तो कुछ भी हो सकता है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कल की मानंद इतना सोचें, कल की तरफ जाकर इतना सोचें कि हम आज अपने अंदर वो भाव ही पैदा ना करें, है कि नहीं। क्लासेस तब भी चल रही हैं, ऑफलाइन क्लास तब भी होती है, ऑनलाइन का कितना ही बोलबाला हो जाए, लोग तब भी मिलेंगे, एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, ये ज़रूरी है, उसके बगैर हम हैं नहीं। अरे मैं आपको बताऊं, मैं तो कौन हूँ ये बातें बोलने वाला। कौन है अभी एप्पल के जो सीईओ हैं, टिम कुक मेरे ख्याल से उनका नाम है, उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला, एप्पल के सीईओ है, इस दुनिया की इतनी बड़ी कंपनी जो टेक्नोलॉजी का देवता है, हर आए दिन एक नया कुछ वो बना देते हैं, है ना। इतनी ज़्यादा सहूलत अगर किसी इंसान ने फ़ोन्स टेक्नोलॉजी में डेवलप करी है तो भैया वो उनकी कंपनी है। वो इंसान कह रहा है कि अगर आप किसी और की आंखों में देखने के बजाय फ़ोन की स्क्रीन को ज़्यादा देख रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप मेरा प्रोडक्ट इस्तेमाल करें। वो आदमी तो बेच रहा है अपना प्रोडक्ट, तब ये चीज़ उसने बोली है कि अगर आप किसी और की आंखों में देखने के बजाय इस स्क्रीन को ज़्यादा देखते हैं देन आपको मैं अपना फ़ोन नहीं बेचूंगा। मैं नहीं चाहता कि आप मेरा फ़ोन लो, कि मैंने इसलिए नहीं बनाई थी, मैंने कन्वीनियंस के लिए बनाया था कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा काम जल्दी से हो जाए, सरल हो जाए। क्योंकि भैया मशीन पे 1000 घंटे बिताने पड़ते थे कि घर में लोगों को देने को वक्त नहीं था, इसीलिए कन्वीनियंस बढ़ाई गई थी। इसीलिए नहीं बढ़ाई गई थी कि उस कन्वीनियंस की इतनी आदत डालो कि गुजरो उसमें पूरे दिन, है कि नहीं। तो भैया जो भी चीज़ें बनाई जाती हैं वो सहूलत के लिए बनाई जाती हैं, लेकिन खैर देखो हर जगह है कि जो भी इन्वेंशन है, जो भी आविष्कार है, उसका गलत इस्तेमाल होना या वो होता ही है। आप उसका कुछ नहीं कर सकते, इंसान है ना। तो आप उसको कन्वीनियंस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि अपनी आदत बना के अपना जीवन ख़राब कर रहे हैं। विज्ञान से विकास भी होता है तो विनाश भी होता है, आपके ऊपर है ना। तो ऐसा कुछ डेवलप करो अपने अंदर जो भावपूर्ण है। मेरा बस इतना समय कहना है कि वो भावनाएं अगर फिर देखो भाई साहब ऐसा है, अगर मैं वहाँ तक जा रहा हूँ, अगर टेक्नोलॉजी में ही इमोशन आ गए तो फिर किसी से इमोशन एक्सप्रेस करने की आपको ज़रूरत महसूस नहीं होगी क्या। जोक तो आपको सीरी भी सुना सकती है? तो भी लोग स्टैंड अप कॉमेडी में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, हास्य विनोद अपने घर परिवार में भी कर ही लेते हैं। ठीक है, तो वो बातें अलग अलग हैं। टेक्नोलॉजी पे हर चीज़ मुमकिन है कि एक स्टूडेंट ने मुझे कहा, एक क्या मुझे कई स्टूडेंट्स ने बोला कि सर आपने यूट्यूब पे तो सब कुछ खोल के दे दिया, कोई क्यों आएगा आपके पास। और ये मुझे क्या, मेरे पिताजी को, यहाँ तक मेरे पिताजी को लोगों ने अलग अलग प्रांतों से आके, अलग अलग स्टेट से आके ये बोला कि साहब ये सब बंद करो, आप इतना जो लंबे लंबे वीडियो बना देते हो, सब कुछ एक्सप्लेन कर देते हो, प्रैक्टिकल दे देते हो, किताबें दे देते हो, हर चीज़ प्रोवाइड कराते हो, आप हमारी दुकानें बंद करा रहे हो। कोई हमारे पास क्यों आएगा जब वो सारी चीज़ें आप फ्री में दे रहे हो यूट्यूब पर। आप लोगों को अपने हाथ काट के दे रहे हो, ये टर्म इस्तेमाल किया है लोगों ने, पिताजी को आके कहा है कि आप अपने हाथ काट के दे रहे हो तो कोई आपके पास क्यों आएगा। और यहाँ तक पिताजी जब किसी भी स्कूल में उन्होंने नौकरी करी है, वहाँ पे उन्होंने कभी भी असेंबली खुद नहीं कराई, हमेशा अपने विद्यार्थियों से करवाई। यानी अगर आप असेंबली में देखोगे तो वहाँ बच्चे हारमोनियम बजा रहे हैं, बच्चे तबला बजा रहे हैं, बच्चे गाना गा रहे हैं, म्यूज़िक टीचर कहाँ है, म्यूज़िक टीचर खड़े हैं साइड में। तो देखने वालों को तो ये लगता है कि यार बच्चे जब सब कुछ कर ही रहे हैं तो इसकी क्या ज़रूरत है आदमी की। लेकिन समझदार इंसान ये देखता है कि इनको तैयार किसने किया था, है कि नहीं। गाने वाले की तारीफ सब लोग करते हैं, गवाने वाले की तारीफ समझदार लोग करते हैं। ठीक है, सोनू निगम को सोनू निगम बनाने में उसके कंपोजर्स का, उसके म्यूजिक डायरेक्टर्स का हाथ है। और ये बात सोनू निगम खुद जानते हैं कि आज मैं जो कुछ भी हूँ, मेरे अंदर की जो हुनर है वो मुझे गवाने वालों में है, कि मुझे उन्होंने गवाया है तो मैंने ये लाइन ऐसे गाई है। तो वो जो सोच है ना वो उनकी है, और वो दाद, वो रिस्पेक्ट लता जी, आशा जी, ये अपने कंपोजर्स को, डायरेक्टर्स को देती हैं, जिनको कोई नहीं जानता, दुनिया नहीं जानती उनको। दुनिया तो गायक को जानेगी ना, है कि नहीं। तो तब भी लोग आते हैं उस गायक के पास, समझदार लोग आते हैं
हैं, ये उस कंपोज़र के पास कि साहब आपने उसे बनाया तो हमें आपके पास आना है, ठीक है। अब जैसे इसको बहुत से फ़नी वे में मेरे पिताजी कहते हैं कि उनका ह्यूमर, मैं क्या बोलूँ, वो बोल देते हैं कुछ भी। तो उनसे कोई जैसे पूछता है कि ये लोगों का प्रेम है कि लोग मुझे इतना प्रेम करते हैं, लोग मेरी प्रतिभा को समझ थोड़ा बहुत अप्रिशिएट करते हैं, तो लोग ये कहते हैं उनको जाके कि सर हमें मास्टर निषाद जैसा बनना है। तो वो यही कहते हैं कि मास्टर निषाद जैसा बनने के लिए मैं बनाऊंगा, क्योंकि उनको मैंने बनाया है। तो अगर मास्टर निषाद जैसा बनना है तो मेरे पास आना पड़ेगा, यानी मुझे बनाने वाले तो वो हैं ना, तो जाना तो उन्हीं के पास पड़ेगा। हाँ ठीक है, मैं अपनी तरफ से बता सकता हूँ जो कुछ है, लेकिन क्रिएटर तो क्रिएटर ही होता है ना। तो यूट्यूब पर आप मेरे वीडियोस कितने भी देख लो, आप आते हो तब भी मेरे पास, आप क्लास आते हो, क्लास ज्वाइन करते हो, यहीं आते हो ना, यहीं बैठते हो ना, क्योंकि गुरु बिन तो ज्ञान होने से रहा। तो गुरु कहाँ से लाएगा एआई, वो भावना कहाँ से लाएगा एआई, है कि नहीं। मशीन टेक्नोलॉजी बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन फिर भी बहुत सी ऐसी चीज़ें रहेंगी जो मनुष्य तब भी एक कदम आगे ही रहेगा, क्योंकि यहाँ है जो है, यहाँ से ही उपजी है हर चीज़। कई लोग बोलते हैं हारमोनियम के सहारे मत गाओ, तानपुरे पर गाओ। पिताजी कहते हैं तानपुरे के सहारे भी क्यों गा रहे हो, सुर तो यहाँ है, 12 सुर जन्मे तो यहीं से है, तानपुरा किसने बनाया, इस दिमाग ने बनाया ना। तो सर्वोपरि तो ये है, मनुष्य तू बड़ा महान है, ये कहा जाता है ना कि मनुष्य चाहता है तो वो कुछ भी कर सकता है। तो मनुष्य का रिप्लेसमेंट नहीं है, बेरोजगारी नहीं है, वो सहूलत है। मेरे ख्याल से आप ये चीज़ थोड़ी सी गलत आपने टर्म इस्तेमाल किया है, वो बेरोजगारी नहीं है, वो इंसान की कन्वीनियंस के लिए बनाया गया है, ताकि इंसान कुछ और नया करे, समझ रहे हो, वही ना करता रहे रिपीटेडली वही मजदूरी, समझ पा रहे हो कि वही मजदूरी ना करना पड़े, उसमें सहूलत हो जाए, एआई का इस्तेमाल करके सिखाओ। अब आप बताओ, आप में से कितने लोग हैं जो मुझसे जुड़ते हैं, वो इस बात को जानते होंगे, जब मेरी क्लास में आप आते हो तो, और इनफैक्ट मैंने ग्रुप में भी वो चीज़ें प्रोवाइड करी हुई हैं, ऑल्दो वो कितनी इस्तेमाल होती है मुझे आइडिया नहीं, मैंने इस रिकॉर्डिंग सिस्टम का इस्तेमाल करके कितनी चीज़ें रिकॉर्ड कर रखी हैं जिनके साथ आप लोग प्रैक्टिस करते हो। आप में से इतने विद्यार्थी हैं जो साज नहीं जानते, बेचारे नहीं हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते, वो उन ऑडियोज़ के साथ गा गा के अपना रियाज करते हैं, सुर पहचानते हैं। ये सहूलत है ना, ये मेरे पेट पे लात मारने वाली बात थोड़ी हुई। वो मशीन का इस्तेमाल करके मैंने अपना काम आसान किया, और आपका भी काम आसान किया। कि ताल नहीं आती है लगाने, तो मैंने ताल रिकॉर्ड करके लूप बना के डाल दिया, अब उस लूप के साथ करो, आपको ताल आ जाएगी। सुर नहीं आता है तो मैंने हर सुर से अलंकार गा के, अलग अलग गतियों में, अलग अलग थाटों में, अलग अलग पैटर्न के अलंकार गा के रिकॉर्ड करके डाल दिया कि लो इसके साथ गाओ, आ जाएगा, है कि नहीं। तो ऐसा नहीं, टेक्नोलॉजी सहायता के लिए इस्तेमाल की जाए तो बेरोज़गारी नहीं है, इनफैक्ट रोज़गार बढ़ाएगी और अच्छा वाला, मजदूरी कम करेगी बेसिकली, है ना। वरना गुरुओं को मजदूरी करनी पड़ती है क्लास में, कि बैठे रहते हैं, गाते रहते हैं, वही गाते रहो, तुम भी गाते रहे, हम भी, उनका भी गला थकता रहता। मुमकिन नहीं है 13 घंटे की क्लासेस ले पाऊँ, अगर मैं लाइव आ जाए सामने मेरे कोई, मैं तो न ले पाऊँ भाई, इतना कौन गाएगा कि हर दूसरा व्यक्ति आ रहा है 1-on-1 सर आपके सामने बैठना है और आप ही गवाओ हमें, तो वो ऐसा मुमकिन नहीं है। तो टेक्नोलॉजी का आप इस्तेमाल किस तरह से कर रहे हो, वो आई डोंट थिंक ऐसा कुछ होगा कि बेरोज़गारी होगी। मनुष्य है, बनता रहेगा, चलता रहेगा, बहुत कुछ है, फ़ोन भी बने हुए हैं, तब भी हम एक दूसरे के घर चले जाते हैं बिन बुलाए कि साहब हम आ गए ठीक है, हमें हमारी खातिर करो, ठीक है, तो वो चलता रहेगा, ऐसा कुछ नहीं। खैर, आई होप अब मेरे ख्याल से सवाल आपका क्लियर हुआ होगा, और 8 बज चुकी है, चलो थोड़ी देर और बैठ लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो किसी का और कुछ सवाल हो? सर मेरा एक सवाल फरमाएं। सर नंबर एक बार बोल दीजिएगा प्लीज। मैं चैट में दोबारा लिख देता हूँ, दिन भर का याद। मैं चैट में एक और बार लिख रहा हूँ अपना नंबर। अब होता क्या है, देखो यार, मैं तो लिख देता हूँ, पर फिर मेरे नीचे आगे पीछे इतने लोग अपने सवाल लिख देते हैं कि मेरा नंबर जैसे घसीट जाता है पीछे। वैसे आप मेरा कोई सा भी वीडियो खोलो, हर जगह नंबर अवेलेबल है। अच्छा वही वाला नंबर है हाँ 98 जय सिया राम। किसी भी नंबर, हाँ जय सिया राम, किसी भी नंबर पे पहुँचोगे जानकारी आप तक पहुँच जाएगी। मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ जी पूछें, कौन बात कर रहे हैं, मैं नहीं सुन पा रहा हूँ, सब मतलब नाम मैं अनिल शर्मा बोल रहा था, मेरा एक क्वेश्चन था। एक सेकेंड अनिल जी, मैं एक माइक ऑन है उसको पहले तो म्यूट करूँ। आप आड़े क्यों हैं, थोड़े से सीधे हो जाओ, ऐसे हो जाओ, ऐसे। ये आप वो रोटेशन आपका मेरे ख्याल से ऑफ है शायद, हाँ ऐसे कर लो, ये भी चलेगा। जी सर। जी पूछें।
गुरु जी मैं ये बोल रहा था, जैसे हम आश्रम में पढ़ते थे तो हमको वेद पढ़ाया गया है, तो वेद पढ़ने के कारण हमारा आवाज बहुत मोटा हो गया है। ओके, वेद पढ़ने के कारण। हाँ, ओके, शुक्ल यजुर्वेद में पूरा एकदम जितना समझ ज्यादा पा हो रहा उतना ज्यादा चिल्ला के पढ़ना पड़ता था, तो आवाज बहुत मोटा हो गया है हूँ। ओके, और फट भी गया है। समझ सकता तो हूँ। फिर हम अगर चाहें तो फिर कैसे थोड़ा संगीत के। ठीक, बताते हैं। अब आप अगर जानते हैं तो अलग अलग पिचेस होते हैं, हर आवाज़ के अनुसार अलग अलग सा होते हैं, अलग अलग सुर होते हैं जहाँ से कि अलंकार गाए जाते हैं। जैसे कि पहली काली सा रे ग म प ध नि सा। अब किसी से अगर इतना ऊंचा नहीं गवे तो पांचवी काली सा रे ग म प ध नि सा, ये नीचा था थोड़ा। इतना भी नहीं किसी से हो तो और नीचा चौथी, और नीचा तीसरी, और नीचा चौथी सफ़ेद। नीचा जाता जाता है, किसी से नीचा ना हो तो वो ऊंचा जाता जाता है। सुर उतार चढ़ाव होता रहता है मनुष्य के पूरे जीवन में, पूरे समय अंतराल में, जब तक वो पैदा होता है, जब से लेकर जब तक बूढ़ा हो जाता है, तब तक उसकी आवाज़ बदलती रहती है और तब तक उसका स्वर बदलता रहता है। छोटे बच्चे चौथी से गाते हैं, पांचवी से गाते हैं। छोटे बच्चों में जो पुरुष हैं वो जब अडोलेसेंस क्रॉस करते हैं, उनकी आवाज़ बदलती है तो वो पहली सफ़ेद पहली पे आते हैं। महिलाएं अगर बच्ची है, बड़ी हो गई है, तो उसका खासा स्वर उतना नहीं बदलता है ना, थोड़ी सी टोन बदल जाती है, लेकिन फिर भी सुर लगभग लगभग वही रहता है। कुछ लड़कियां होती हैं जो बड़े होने के बाद भी पहली से भी गाती हैं, अगर वो बचपन से वहाँ से गाती आई हैं तो उसमें कोई आवाज़ का, वो ऊपर वाले की देन है आवाज़, वो जैसी उसको दी, जिसकी हाई रेंज दी जिसकी आवाज़ में। अब आप बताएं, ये कौन कह सकता है कि सिर्फ फीमेल सिर्फ चौथी पाँचवीं से गाती हैं? लता जी तो तीसरी सफ़ेद से गाती थी, जैसे मैं मुझसे ना गाया जाए इतना ऊँचा पिच, है ना। तो इतने ऊंचे पिचेस से भी ये लोग गाती थी, वो उनकी आवाज़ है, उनकी आवाज़ की बनावट वैसी थी, है ना। और फिर भाई माशाल्लाह उन लोगों का रियाज है, इतनी मेहनत उन्होंने करी है कि उन्होंने गले को रबर बना रखा है कि वो खींचे इधर खींच लें, खींचे तो उधर खींच लें, है ना, कि मंत्र तो कितना मंत्र, उतार तो कितना तार, वो उनका रियाज था। ठीक है, तो ये तो हो गई शास्त्रीय संगीत वालों की बात। अब आ जाते हैं हम आम सज्जन, आम लोगों की बात करें जो उतना रियाजी नहीं है, जो एक उम्र आने के बाद शुरू कर रहे हैं गाना, जो बचपन से नहीं गा रहे हैं, तो वो किस सुर से शुरू करते हैं? जैसे मेरे पास कई ऐसे आते हैं, जैसे अनिल जी हैं, इनकी उम्र के ही कई आए हैं, और उम्र से मेरा मतलब है कि ये जो गले के हालात इन्होंने अभी बयां किए कि भाई ऐसा हो गया है, गला बोल बोल के चीख चीख के ऐसा हो गया है, लाउड ज़्यादा हो गया, फट गया है, बैठ गया है, तो उनके जो सुर को है मैं जांचता हूँ, मैं बताता हूँ कि ठीक है आपको इस सुर पे आना चाहिए। जैसे आप बोले कि नहीं मैं तो मेल हूँ, मैं तो पहली काली से गाऊंगा, तो पहली से सा लग जाएगा, आगे के क्या करोगे? सात तो लगने चाहिए, सारे गम पद नी भी तो जाने चाहिए। जैसे आज ही दोपहर में ही हुआ है, आज एक विद्यार्थी मेरे पास आए, नया एडमिशन, उनके साथ यही समस्या, उनको मैंने पहली से गवाया तो सारे ग बस, उसके बाद जो म प ध नि सा उन्होंने ग पे ही बोला है, वो उनको खबर भी नहीं पड़ रही कि वो ऊपर नहीं जा रहे हैं, है कि नहीं। तो वो सारे ग के बाद म प ध नि सा तक नहीं पहुंच पाए, सारे ग म प ध नि सा उधर ही बोल दिया उन्होंने, जैसे सारे ग म प ध नि सा, मतलब थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे, थोड़ा ऊपर नीचे करते करते उन्होंने भैया अपने आवाज़ अनुसार बोल दिया। अब उन्हें थोड़ी मालूम चल रहा है कि साहब म प ध नि सा आगे हैं, म प ध नि सा वही नहीं है। ठीक है, तो फिर मैंने उनका सुर नीचे कराया, मैंने कहा चलो कोई नहीं, पाँचवीं पे आते हैं। पाँचवीं से गवाया तो प तक जा पाए, फिर प के आगे वो ध नि सा उधर ही बोला उन्होंने, प पे, फिर मैंने और नीचे उतारा 4.5 पे, तब भी नहीं उतनी बात बनी। चौथी काली से उन सज्जन को मैंने गवाया है। अब आप बताएं, चौथी काली तो बच्चों का और महिलाओं का पिच, उस पर कोई पुरुष कैसे गाएगा? लेकिन भाई आवाज़ की जो बनावट है वो जैसी हो जाए, हालत जैसे हो जाएं और हालात जैसे हो जाएं, उस अनुसार बदलना ही पड़ता है कि नहीं। जब छोटे थे तब चौथी पाँचवीं से गाते थे, मेरी उम्र पे आ गए पहली दूसरी से गाने लगे, बड़े हो जाएंगे पिच नीचे भी जाएगा। अगर रेगुलर गाते रहे, शास्त्रीय संगीत करते रहे, तो हो सकता है रेंज में इजाफा हो, आपको ज़रूरत ही ना पड़े, लेकिन एक वक्त आएगा जब सांस उखड़ेगी, एक वक्त आएगा जब दम कम होगा। ये शरीर का है, ये यही चक्र है, ऐसा ही होता है कि नहीं। तब आपको अपनी आवाज़ का सुर नीचे करना पड़ेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आवाज़ पर इतना गौर मत करो, वो ऊपर वाले की देन है। आप अपना स्वरूप तैयार करो संगीत का, वो ताउम्र बना रहेगा। समझ रहे हैं आप? कोई भी चीज़ में माधुर्य जो है वो भावनाओं से आता है। वो सीखोगे रागों को तो उन भावनाओं को दे पाओगे। आज मेरे गुरुजी जो हैं, दादा गुरुजी जो हैं, पंडित नरेंद्र कुमार ब्यावत जी, ऊपर वाले की कृपा से 60 के हो जाएंगे 3 साल में। वो तो नहीं चाह रहे हैं खैर कि वो 60 के हों, उनकी तो बहुत ज़्यादा इच्छा है कि वो छोटे ही रहें, पर ऐसा होने से रहा।
वो व्यक्ति बचपन में चौथी पांचवी से भी गाते होंगे, फिर उन्होंने अभी अपनी जवानी में गाया तो पहली दूसरी से भी गाया, अब वो पांचवी 4.5 से गाते हैं। ठीक है, तो हालात अनुसार आवाज़ बदलती है, लेकिन एक चीज़ जो नहीं बदलती है वो है आपकी भावनाएं जो आप अपने संगीत में दे रहे हो। ठीक है, तो अब आपके सवाल का जवाब अनिल जी कि आप कैसे गाएंगे जब ऐसी हालत हो गई है गले की। तो सबसे पहले तो आपका सा पता किया जाएगा कि क्या वो पहला है या उससे नीचे या उससे नीचे या उससे नीचे। अगर आपकी आवाज़ में भारीपन बहुत आ चुका है और आपको लग रहा है बहुत ऊंचा नहीं जा सकता, तो आपको निचले सुरों में ही रहना होगा। और ये बात क्लास में होगी, क्योंकि मैं आपको गवा के देखूंगा, ऑफकोर्स ना, प्रैक्टिकली करवा के देखूंगा। उन सज्जन को भी मुझे आधा घंटा लगाता है ये बता पाने में कि आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, मुझे भी पता करने में, है कि नहीं। किसी की भी आवाज़ को जांचने में, सुर जांचने में वक्त लगता है, ऐसे बातों से मैं जांच नहीं सकता, या आप गाना गा के भेज दो मैं जांच लूँ, है ना, ऐसा नहीं हो सकता। तो मुझे वो आपके सुर में लाना पड़ेगा। फिर अगर वहाँ वो सा पता करने के बावजूद आप सारे ग म प ध नि सा नहीं गा पाए, तो आपका सुर एक एक कर बढ़ाया जाएगा, यानी जहाँ तक भी आप जा पा रहे हो वहाँ तक गवाएंगे और फिर एक एक सुर को धक्का लगाएंगे कि चलो ये फिर आगे बढ़ो, एक सुर और आगे बढ़ो, एक सुर और आगे बढ़ो, इस तरह से जाया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ क्लास में आपके साथ आपके जो गुरु हैं वो करवाएंगे एक्सरसाइज से। अब कई एग्जांपल मैं आपको दूं, कई ऐसे स्टूडेंट्स आए हैं मेरे पास जो इतने अनफॉर्चुनेट रहे कि क्योंकि गले का बहुत ख्याल रखना पड़ता है गाने वालों को। ये ऐसे नहीं हो जाता है कि गला यूं ही बन जाता है। गले के लिए सबसे पहला जो काम है, जो करना पड़ता है, जो मैं पिछले 1.5 घंटे से यहाँ कर रहा हूँ, जो मुझे नहीं करना चाहिए था, वो है बोलना। ठीक है, कि गाने वालों को बोलने की मनाही है, क्योंकि बोलना जो है वो सुर में नहीं होता है। बोलने की एनर्जी जो है वो सुर में नहीं होती है, और जो सुर में नहीं होती है वो आपकी आवाज़ को असुर बना देती है, बेसुरा बना देती है। ठीक है, उसी के कारण आपकी आवाज़ फटती है। और ऐसे वक्त पर अपने गले का इस्तेमाल करना, ऐसे हालात में गले का इस्तेमाल करना जो आपके गले की कमज़ोरी को हिट करते हों, जैसे कि ठंड के वक्त बाहर ओपन में सिंगिंग करना, कमज़ोर गले के लिए हानिकारक है। गले के लिए हानिकारक नहीं है, क्योंकि अभी आप लोग बोल दोगे कि साहब नाइट में शोज़ होते हैं, बड़े बड़े आर्टिस्ट करते हैं ओपन में, उनके गले को कुछ नहीं होता, क्योंकि वो गले को सवेरे से बना रहे हैं, वो बचपन से बना रहे हैं। अगर उनके जैसे एक्सेप्शंस चाहते हो तो वैसे बनो, पहले फिर उतना रियाज भी कर लो, है ना, फिर वो वाले एक्सेप्शंस करना कि साहब वो तो बहुत तीखा मीठा खाते हैं, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि उन्होंने गले को बनाया है, इसीलिए उनको प्रॉब्लम नहीं होती, है कि नहीं। तुम्हारे लिए नहीं है ये, जो करता धरता कुछ नहीं है, जिसको सिर्फ एक्सेप्शंस की पड़ी कि वो कर लेते हैं, वो तो वो भी करते हैं, वो तो फिर बहुत कुछ करते हैं। शिव ने सिर्फ ये जो भांग धतूरा जो चढ़ाया जाता है वही नहीं, विष भी पिया था तो वो भी पी लेते, है ना। तो वो नहीं हो सकता है ना, विष भी तो पीना पड़ता है, उतनी मेहनत भी तो करो फिर, तब जाके वो सहन करने के योग्य बनते हैं आप। खैर, ठीक है, तो आपका सुर पता किया जाएगा, फिर एक एक सुर आपको आगे बढ़ाया जाएगा। कई लोगों के गले के हालात हो जाते हैं बहुत बोलने से, बहुत चिल्लाने से, कि वो 4-5 सुरों में ही रह पाते हैं। ऐसे भी कई स्टूडेंट्स आते हैं मेरे पास, फिर उनको मैं ये सजेस्ट करता हूँ, ये बहुत एकदम एक्सट्रीम सिचुएशन हो गई, अगर अनिल जी आपके साथ ऊपर वाला ना करे कि ये हालात होंगे जब हम जांचेंगे कि गला जो है 4-5 सुरों से आगे जा ही नहीं रहा है, तो फिर ये उनको सलाह दी जाती है कि फ़िलहाल आप साज का रियाज कीजिए, यानी सिर्फ बजाइए, है ना। उससे भी धीरे धीरे सुर यहाँ बैठने लगते हैं। कई बार ये भी होता है कि गले की लिमिटेशन की वजह से सुर आगे नहीं बढ़ रहा है, या वो दिमाग में ही नहीं है, ये भी होता है ना। ऐसा नहीं है कि गले की ही लिमिटेशन हो कि भाई उम्र की ही प्रॉब्लम है, नहीं, कई बार वो सेंस भी नहीं होता है। मुझे नहीं था, है ना, बचपन में जब मैं गाता था तो मुझे सुर का एक कोई रत्ती भर भी सेंस नहीं था कि सारे गामा क्या होते हैं। मैं सा रे गा मा पा धा नी सा ऐसे गाता था, और मेरे पिताजी जो हैं वो बड़ी ही, क्या मैं बाद में बताऊंगा अपनी व्यथा किसी दिन कि वो क्या करते थे, मतलब ऐसे कुछ नहीं करते थे, मुझे गाने के लिए मना करते थे और कुछ नहीं, कि उन्होंने मुझे बोला कि नहीं तुम चुप रहो और तुम इंस्ट्रूमेंट का रियाज़ करो। तो मैंने बरसों हारमोनियम बजाया, फिर ऐसा तो नहीं था कि मेरे गले में नहीं सुर था कि वो आता ही नहीं, आ गया, क्योंकि दिमाग में नहीं था। तो दोनों लिमिटेशंस होती हैं, तो वो भी मैं आपको बता दूं अनिल जी कि ऐसा नहीं है होगा कि आपके सिर्फ गले की ही रुकावट होगी, हो सकता है वो जहन में भी ना सुर हो, तो वो साज बजाने से आता है। तो ये 2-3 सॉल्यूशंस मैंने आपको बताए, लेकिन वही वाली बात है, ये बातों की बातें हैं जो सब मैंने बता दी। आपको आना तो तब भी पड़ेगा, क्योंकि प्रैक्टिकली तो देखना पड़ेगा। जांच ही अगर हो रही होती, जैसे किसी ने मुझे पूछा था कि सर आपने तो सब कुछ यूट्यूब पे सिखा दिया, मैं क्यों ज्वाइन करूँ आपकी क्लास, व्हाट्सएप पे लिख के भेजा। मैंने कहा साहब ऐसा है कि वहाँ से आप सीख सकते हो, जांच नहीं कर सकते, है ना। कुछ तो तीर हम भी अपने तर्कस में रखते हैं ना, ऐसे ही थोड़ी होता है, ठीक है। जांच कैसे करोगे, जांच तो हम ही करेंगे ना। वैसे तो मैं कोशिश पूरी करता हूँ कि अपने वीडियो में मैं जांचें भी बता देता हूँ, है ना। अगर आप लोग मेरे वीडियोस को ठीक से फॉलो करते हो तो इतना तो आप भी जानते होगे कि मैं कुछ छोड़ता नहीं। मैं ये भी बता देता हूँ कि ये मिस्टेक्स हो सकता है, आप करोगे मत करना। लेकिन विद्यार्थी वर्ग जितना क्रिएटिव है ना, उस संसार में पूरा इतना क्रिएटिव कोई नहीं है, वो फिर भी चौथी नई गलती करके लाता है।
और फिर मुझे बड़ी खुशी होती है वो गलती देख के, क्योंकि क्या बोलते हैं, आवश्यकता की जननी होती है ना, आविष्कार जो है वो कहाँ से पैदा होता है, आवश्यकता से पैदा होता है। तो जैसे ही उनकी नई गलती आती है, मैं देखता हूँ नया वीडियो का मेरे पास कंटेंट मिल गया मुझे, तो मैं तुरंत उनसे वो उठाता हूँ और एक वीडियो बनाता हूँ कि भैया ये भी एक सज्जन है, ये एक ऐसी मिस्टेक करके लाए हैं, तो आप भी कर सकते हो, तो ये मत करना, ठीक है। तो वो है। खैर हाँ, अब बताओ कौन कहाँ क्या पूछ रहा था। एक तो इतनी देर से मैं क्या एक एक सवाल को मैं डिटेल में जवाब देता हूँ साहब, इसीलिए थोड़ा सा टाइम भी लग जाता है, वरना सर यार मेरा एक से एक एक करके बोलो। मेरे कान दो हैं लेकिन सुनता एक ही तरह से हूँ मैं। मेरा सर नेक्स्ट क्वेश्चन मनदीप पूछें। सर। मैं सुबह इसका ओम का रियाज करता हूँ, मेरा 2-4 दिन रियाज किया मैंने, गला भारी होने लगा, हाँ, मोटी आवाज होने लगी, और अच्छा करता था मैं पतली आवाज करने के लिए। अच्छा। तो ऐसा क्यों हुआ सर, मतलब मोटी आवाज क्यों हुई? सीखते हो कहीं? हाँ जी सर। सीखते हो कहीं? हाँ जी सर, सीखता हूँ मैं। किससे? सर यहाँ मैं मोहाली में रहता हूँ, यहाँ पे एक सर उनके पास सीखता हूँ। अब दो चीज़ें, ये रियाज जो आप करते हो, क्या करते हो, कैसे करते हो, ये किसने बताया? सर ये वीडियो देखी थी सर आपकी। ओके, उसकी जांच हुई? नहीं सर, उसकी जांच तो नहीं हुई। बस वहीं लौट के आ जाती है बात। ऐसा नहीं होता है कि बहुत कुछ करने से, बहुत ज़्यादा करने से चीज़ें सही होती हैं, सही करने से चीज़ें सही होती हैं। रियाज ज़्यादा करने से 20-20 घंटे, अभी साहब किसी ने कमेंट यहाँ लिखा है, मैं देख रहा हूँ, क्या 8-10 घंटे रियाज किया ना, इतना घंटे रियाज किया, कुछ नहीं होता उससे। इतना रियाज किया और गलत किया तो आपने मतलब बेड़ा ही गर्क किया। फिर जितना गलत रियाज किया उतना आगे आपने गुरु के लिए मतलब उनके मारा है उनको कि आओ अब हमें सुधार के दिखाओ, है ना। तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए ही ज़्यादातर लोग कहते हैं कि बचपन में ही सीख लो, तभी सीखा जा सकता है। मैं नहीं मानता हूँ इस चीज़ को। मेरा ये मानना है कि भाई कभी भी सीखा जा सकता है, मैं सुधार तो कभी भी सकता हूँ ना। ठीक है, हो गया, आपने इतने वर्षों गलत रियाज किया, अब तो आ गए हो ना, देर से आए दुरुस्त आए, ठीक है, अभी सुधारने की गुंजाइश तो है, लेकिन कईयों में नहीं होती है। इसीलिए भाई जब आप सीखो तो कोशिश करो। आई नो कि नहीं हो पाता अफोर्डेबल सभी लोगों के लिए, मगर जहाँ जितना अफोर्डेबल हो पा रहा है वहाँ सीखो, है ना। बिना सीखे, ठीक है, यूट्यूब पर मैंने बता दिया, मैंने वहाँ व्हाट बताया है, हाउ भी बता दिया कि कैसे करोगे, मगर गलत समझने की जो, देखो 3 स्टेज होती है, मैं फिर बोलूँगा सीखने सिखाने के। ये मेरी अपनी पर्सनल थ्योरी है, मैं अपनी एक किताब लिख रहा हूँ जिसमें ये सारी थ्योरीज होंगी, ठीक है, उसको खरीदना सब लोग। तो उस मतलब सुरांगिनी की बात नहीं कर रहा हूँ, उसमें कोई ऐसी थ्योरीज नहीं, मैं एक नई लिखूँगा जिसमें मैं एकदम मनोविज्ञान की मेरी एक खोज होगी नई। तो 3 थ्योरीज होती है सीखने सिखाने में, 3 स्टेजेस होती हैं। पहला समझाना, यानी मैंने समझाया कोई भी टॉपिक। दूसरी स्टेज होती है आपका समझना, और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज ये है कि मेरा ये समझ लेना कि आप समझ गए। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि मैंने क्या समझाया और आपने क्या समझा, इसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। इसीलिए तीसरी स्टेज इंपॉर्टेंट है, जांच की स्टेज, की मेरा ये समझ लेना कि साहब आप वही समझे जो मैंने समझाया था, है ना। कल परसों ही मैंने एक कोट पढ़ा, मुझे बड़ा मज़ा आया। मैंने कहा इसको मैं अब लोगों को बोलूँगा, दैट आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, दैट आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट आई हैव सेड, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट यू हैव अंडरस्टूड। समझे? जिनको अंग्रेजी नहीं समझ आती, हिंदी में समझा दूं कि मैं जो मैंने कहा है मैं उसका जिम्मेदार हूँ, जो तुमने समझा है मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूँ, है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैं चुप रहा तो और गलत फहमियाँ बढ़ी। डॉक्टर बशीर बद्र साहब का शेर है, बहुत प्यारा शेर है कि मैं चुप रहा तो और गलत फहमियाँ बढ़ी, वो भी सुना है उसने जो मैंने कहा नहीं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैं चुप रहा तो और गलत फहमियाँ बढ़ी, वो भी सुना है उसने जो मैंने कहा नहीं, है ना। तो बस वो वाली बात है यार, जांच कराओ आके अपनी, कौन से सुर से कर रहे हो, किस समय से कर रहे हो, किस आवाज़ के लगाव से कर रहे हो, बहुत ज़रूरी है जानना। कैसे जांच होगी सर, कहाँ पे, कौन सी क्लास, कहाँ पे आना नंबर पड़ेगा? दे दिया मैंने, नंबर मैं तुरंत दे देता हूँ, नंबर देने में मैं चूकता नहीं हूँ। नंबर पे होगी सर जांच? नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे, वहाँ आप आके जुड़ेंगे। क्योंकि देखिए जांच ऐसे नहीं हो जाएगी कि आप मुझे अपना ऑडियो भेज दें, मैं जांच कर लूँ और बता दूँ, नहीं, आपको मेरे सामने आना पड़ेगा। जांच के बाद भी जांच है, जांच इज़ अ रेगुलर प्रोसेस, जांच इज़ नॉट अ वन टाइम प्रोसेस। डॉक्टर के पास जाके साहब मुझे ये मेरी बीमारी बता दो, जान ली, मैं जा रहा हूँ, ऐसा नहीं होता है कि मैंने बीमारी जान ली अब मैं बाय बाय टाटा। आना पड़ता है हफ्ते भर तक उनके पास, है, महीने भर तक जाना पड़ता है,
रोज़ जाना पड़ता है, रोज़ बताना पड़ता है साहब ये जो आपने बताया था ये मैं कर तो रहा हूँ। मेरे अभी शोल्डर में पेन में लगी थी, एक्सीडेंट हुआ था, तो मैं मुझे रोज़ जाना पड़ रहा था उनके पास कि ये मैं आपने जो एक्सरसाइज बताई थी इतना किया, चेक कर लो। तो उन्होंने एक्सरे किया, हनी अभी भी बाकी है, ये करते रहो, कैसे कर रहे हो, मैं फिर बता रहा हूँ मैं ऐसे कर रहा हूँ, इस समय कर रहा हूँ, ये खाने पीने का परहेज जो भी है। तो हर वो डॉक्टर के पास रोज़ जाना पड़ता है। एक ही दिन में इलाज हो जाए तो फिर तो बात ही क्या थी, फिर मैं यहाँ क्यों बैठा होता, मैं भी एक दिन में जाके सीख के नहीं आ जाता है, मैं क्यों इतने सालों से आज भी अभी अपने गुरुजी के यहीं से आ रहा हूँ, तो मैं क्यों करता ये सब, ठीक है, तो वाली चीज़ है। हाँ जी हाँ जी। और सर मैं एक्चुअली हरियाणा से हूँ, तो मतलब गाने तो मेरे को हरियाणवी करने हैं। वो तो किसी भी प्रकार के करो, देखो हरियाणवी करने हैं, जापानीज़ करने हैं, चाइनीज़ कोरियन का बड़ा ट्रेंड है आजकल, तो वो कोई से भी करो, ग्रामर जो है वो वही रहेगा, आपकी एक्सरसाइजेज वही कराई जाएंगी। फिर आपको फिर पहलवानी करनी हो या आपको जाके एमए में लड़ना हो, दौड़ भाग तो वही वाली लगानी पड़ेगी, तो वो एक्सरसाइज है वो समान रहेगी, ठीक है। हाँ जी सर और सर अच्छा एक बात और सर, मतलब साज कितना ही इम्पोर्टेंट होता है, कितना अच्छा साज जरूरी होता है? ज़रूरी तो है ना यार, देखो क्या है, आपको सुर मैं कैसे बताऊंगा, मैं गा गा के बता सकता हूँ, लेकिन मैं कब तक हूँ साथ में, मैं परमानेंट हूँ नहीं, मैं तो क्लास के वक्त हूँ, ठीक है, मेरी रिकॉर्डिंग्स भी हैं, लेकिन वो रिकॉर्डिंग्स भी तो लिमिटेड है ना, फ्लेक्सिबल थोड़ी। आप चाहते हो मैं और स्लो गा लूँ, मेरे को फिर और स्लो में रिकॉर्ड करके देना पड़ेगा, तो सबकी अपनी अपनी ज़रूरत के मुताबिक मैं तो नहीं बना सकता ना, इसीलिए साज होता है कि सांस को आप जब चाहो जैसी ज़रूरत है उस हिसाब से मोड़ सकते हो, मुझे यहाँ तक गाना है मैं वहाँ तक गाऊंगा, मुझे यहाँ तक गाना मैं यहाँ तक गाऊंगा, लेकिन इसीलिए साज इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन शुरुआत में मैं नहीं सजेस्ट करता, किसी को भी नहीं करता कि साज में इन्वेस्ट करो, क्योंकि देखो साज यानी अच्छे साज में इन्वेस्ट करना मेरा बनता है, तो उतना एकदम मत लगाओ शुरू में। आप अपना क्या बोलते हैं, जितनी क्लास लेने जितनी अगर आपसे अफोर्ड होती है फ़ी तो उतना करो, उसके बाद जब मैं कह दूंगा कि हाँ ठीक है अब आप इस काबिल हो गए, अब आपको ज़रूरत है, तो अब आप कुछ करो, जतन करो, जुटाओ कहीं से और अब ले लो साज, है ना। जब तक नहीं है तब तक हम हैं, हम कराएंगे। मैंने ये बेड़ा उठा रखा है कि मैं उन लोगों के भी सुर लगवाऊंगा जिनके पास साज नहीं है, और मैंने लगवाए हैं, ठीक है, अपनी रिकॉर्डिंग्स की मदद से, अपनी ऑडियोज़ की मदद से, टेक्नोलॉजी की मदद से मेरी पूरी कोशिश रहती है कि उन तक पहुँचूँ, क्योंकि यही हमारे यूट्यूब का मकसद था कि उन तक पहुँचना है जिनके पास कुछ नहीं है, जिनके पास कोई गाइडेंस नहीं, जिनके पास कोई साज नहीं है, जिनके पास कुछ नहीं है, वहाँ हम होंगे। लेकिन सर व्हाट्सएप पे तो आप नहीं मिलते, कोई और ही रिप्लाई करता है व्हाट्सएप पे। यार बहुत सारे नंबर हैं, मैंने जो अभी नंबर भेजा है वो मेरा ही है, और हमारे 2-3 नंबर है क्योंकि जनता बहुत है ना, तो वो अलग अलग नंबर्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं। एक ही जगह सारा लोड आ गया तो मैं मैनेज नहीं कर पाऊँगा, मैं सिखा लूँ या नंबर पे बात कर लूँ, तो सब तो मैं करने से रहा। मैं कोशिश कर रहा हूँ, टेक्नोलॉजी वालों से बात कर रहा हूँ कि वो क्लोनिंग का जो प्रोसेस है वो थोड़ा परफेक्ट हो जाए, तो मेरा एक डुप्लीकेट बन जाए, जो दोनों काम हो जाएंगे, है ना। तो इसीलिए हमने मैनेजर्स लगा रखे हैं, अलग अलग लोग हैं, कुछ व्हाट्सएप के कॉन्टैक्ट्स मैं भी हैंडल करता हूँ, कुछ लोग भी करते हैं। ठीक है सर, तो वहाँ पे चेक वहाँ पे ही होगा चेक? एब्सोल्युटली वहीं पे आकर आपको बात करनी पड़ेगी, आपको स्ट्रक्चर पता चलेगा, कौन सी क्लास है, किस प्रकार की क्लास में आप जुड़ सकते हो, जो भी अफोर्डेबल है। आप अगर ग्रुप क्लास में जा सको तो जाओ, आप अगर पर्सनल पे आ सको तो पर्सनल पे आओ, पर्सनल मुझसे नहीं जुड़ पाओ, किसी और से जुड़ पाओ तो उनसे जुड़ो, हमारे ही थ्रू, है ना, वो आपकी जाँच करके आपको देंगे। ये किस टाइम फ्री होगे सर आप वहाँ पे रिप्लाई करोगे व्हाट्सएप पे? वो तय नहीं है, आपका काम मैसेज करना है, जवाब मैं दे दूंगा, इसका वादा है, कब का नहीं है। कब की थोड़ी मेरी परेशानी है, या बहुत से लोग हैं जो बैठे हैं, मैं नहीं दे पाता हूँ जवाब, क्योंकि भले ही फ़ोन मेरे पास पड़ा है लेकिन मैं नहीं उतना रह पाता ना, क्लास में रहता हूँ, किस को कितना जवाब दे पाऊँगा। लेकिन हाँ कोशिश रहती है मैं जल्द से जल्द जवाब दूँ, मैं नहीं तो कोई और आप तक पहुँचेगा, ज़रूर आ जाएगा। तब तक मैं रियाज शुरू रखूँ सर फिर वो सुबह वाला? अगर एक बार मालूम चल चुका है कि गलत की गुंजाइश है, हाँ जी, मुझे फील क्यों लेना है आपको? हाँ जी, मुझे फील हुआ कि मोटी होने लगी आवाज, हाँ, जो भी वो मुझे सुन के ही मालूम चलेगा। और ये जो आपकी जो शंका है उस पर मैंने इतना डिटेल्ड जवाब इसीलिए भी दिया क्योंकि ये ना बहुतों की होगी यहाँ पे, जो नए विद्यार्थी हैं बेचारे, उनके साथ ये होगा कि ऐसा हमारे साथ भी ऐसी अनहोनी हो रही है कि हम ये करते हैं वो हो जाता है, वो करते हैं और ये हो जाता है। तो करते कुछ और जाता है, वो इसीलिए है क्योंकि बताने वाला नहीं है कि करना क्या है और कैसे। हाँ जी सर, हम बिल्कुल नए स्टूडेंट हैं सर, हम क्या प्रैक्टिस करें अपने संगीत को लेकर? मैं इतनी देर से कौन सी वाली रामायण गा रहा था, एक राम कथा जो मैंने अभी नहीं सर, मैंने अभी ज्वाइन किया सर। कोई बात नहीं, वो रामायण का एक छोटा सा सार आइए आपको सुनाते हैं। तो रामायण का सार ये है कि एक नंबर मैं यहाँ दिया है व्हाट्सएप का मैंने, उस पर आप मैसेज करेंगे, आप क्लास ज्वाइन करेंगे और वहाँ पर आपकी जांच होगी, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप माँ कसम आपको बताया जाएगा कि क्या आपको करना चाहिए, क्या आपको सीखना चाहिए, आपका पूरा निवारण होगा। लेकिन एक ही उसका शर्त है कि आपको हमारे सामने जुड़ना पड़ेगा, है ना।
कोशिश देखो, अभी देखो ये मीटिंग है जैसे, चलो ये तो एक फ्री वाली मीटिंग है, यहाँ पे आए आपने अपने सवाल रखे, मैंने जवाब देने की कोशिश करी, मैंने दे भी दिए, कुछ के जवाब काफ़ी सारे दे भी दिए, कुछ जो ऐसे जवाब थे जो एक्चुअली डिस्कशन वाले थे वो मैंने दे भी दिए, कुछ प्रैक्टिकल वाले हैं। करत की विद्या है, बिना करे कैसे होगी, समझ रहे जी हो? सर। करोगे, गलत करोगे, सही करोगे, मुझे जांच कराओगे, साहब ये बनाया है, अब खाना बनाना सीखना है। सीख तो यूट्यूब से भी सकते हो, पर खिलाना तो पड़ेगा ना किसी को, हैं? जी सर। तभी तो पता चलेगा भिंडी में नमक था कि नहीं था। वरना आप तो बोलो यार हमने तो निशा मधुलिका के चैनल से सीखी थी तो भिंडी तो मैंने बहुत बढ़िया बनाई होगी, लेकिन साहब ऐसा नहीं है ना, तुमने कैसी बनाई उसमें निशा मधुलिका का थोड़ी दोष है, हैं? तो वो वाली बात आ जाती है, ठीक है। और वही कोई हैं? निषाद जी मैं एक लाइन बोलूं क्या? कौन बोल रहे हैं? मैं यार यहाँ पे ना कोई भी चालू हो जाता है माइक। आप अपना पहले नाम बताएं तो मैं नाम ढूंढूं। मैं गीता मिश्रा। हाँ दिखें आप मुझे, बिल्कुल फरमाएं। नमस्कार 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 जी। मेरा कहना है हाँ। कि निषाद जी की क्लास हो, इतना सारा लेक्चर हम लोग बैठ के सुने हाँ। और निषाद जी का एक गाना ना सुने, ये संभव नहीं है। फिर तो मैं निषाद जी के क्लास में नहीं आऊंगी। नहीं गाना होगा, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगी। देखिए आरती से एंड करेंगे, बिल्कुल जो भी आप सुनना चाहेंगे वो सुनाऊंगा भी। मैं चाह रहा था पहले जो लोग सुनना चाहते हैं वो मैं उनको सुना दूं, फिर जो लोग दूसरा जो सुनना चाहते हैं उनको वो सुना दूं। कुछ जवाब सुनना चाहते हैं, कुछ गीत सुनना चाहते हैं। नाइंसाफी होगी। हाँ जी, ये नाइंसाफी होगी, ये वादा खिलाफी होगी। मैंने वादा किया है, मैं सुनाऊंगा और मैं सुना के ही जाऊंगा। बिन गाए तो यार मैं, बिना गाने का मेरा कोई अस्तित्व नहीं है ना। बातें तो ठीक है, गाना पहले नहीं, लेकिन सुनाऊंगा। देखो मैं कुछ ऐसा ही, जो फिल्मी मत पूछ लेना क्योंकि वो मुझे आते नहीं है, तो वो भी अपनी फरमाइश भी जरा छान के रखना। कहाँ से आ रही है आवाज़? चलो अब गा ही देता हूँ। मेरे ख्याल से अब 8:20 भी हो गया, काफ़ी जनता भी धीरे धीरे जा रही है। कौन कहाँ से आ रहा है? कोई गाना गाइए सर प्लीज। माफ़ करें, वो बहुत बेहतर गाते हैं मुझसे, तो आप उन्हीं से सुने। हाँ मुझे सवाल बताएं। ढूंढा कहाँ? बिल्कुल, वो ढूंढा कहाँ सुनाएंगे। संगम जी आपका माइक जो है मेरे ख्याल से वो काम ठीक कर नहीं रहा है। आपकी आवाज़ मुझ तक पहुंच ही नहीं रही है, आपका माइक्रोफोन में कुछ दिक्कत है। आप या तो ईयरफोन हटाइए। निषाद भैया मनीष बात कर रहा हूँ, 1 मिनट। बताएं मनीष जी। जैसे कि मैं तो सीख रहा हूँ यहाँ से, लेकिन ना मेरे मन में 2 डाउट हैं। एक तो अभी भी जैसे कि सीख रहा हूँ तो उसमें ये लगता है कि अभी तक स्वर पहचानने नहीं आए हैं, जबकि अलंकार मैंने 10 पेज से 10 थाट से कर लिए हैं। लेकिन ये वही चीज समझ में आती है जो मैंने किया है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? जो मैंने किया है बस वही समझ में आती है कि हाँ, अगर जो अलंकार मैंने किया है वो अगर कोई बजा रहा है या कोई गलत है, तो अलंकार किया है तो अलंकार तो समझ में आ जाता है कि हाँ कोई भी अलंकार बजा रहा है तो यहाँ ये दिक्कत है, यहाँ ये दिक्कत है, ये है। तो अलंकार में दिक्कत मुझे स्वर में है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करें? और दूसरा चीज है कि एक कंफ्यूजन भी रहता है कि अब हारमोनियम ले लिए हैं कि ठीक है हारमोनियम सीख लिए हैं, अब इतने दिन हो गए ना, तो कोई सॉन्ग्स या कुछ प्ले नहीं कर पाते हैं। तो कुछ दोस्त बोलते भी ये भी हैं कि तुम तो कुछ बजाते नहीं हो तो क्यों सीख रहे हो, ये सीख से क्या होगा, नहीं होगा। तो कभी कभी ना, मैं वैसे तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कभी कभी ना ये माइंड में बात ही आ जाती है कि चलो हाँ इतने दिन हो गए कोई सॉन्ग नहीं बजता है। कहाँ तक पढ़े हो? मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है। अंग्रेजी कहाँ तक पढ़ी है? 10 तक। वो तो अभी भी में पढ़ रहे हैं। ठीक। सिज़ोफ्रेनिया वर्ड सुना है कभी? नहीं। सिज़ोफ्रेनिया में वही अल्फ़ाबेट्स इस्तेमाल होते हैं जो 26 आपने अपनी पहली क्लास में भी सीखे होंगे। ये एक शब्द है, मनोविज्ञान का एक शब्द है, मनोवैज्ञानिक बीमारी है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है सिज़ोफ्रेनिया। आपने 10वीं तक अंग्रेजी पढ़ी है, आपने सारे अल्फ़ाबेट्स पढ़े हैं, उन्हीं अल्फ़ाबेट्स से मिलकर ये वर्ड बना है। इसकी स्पेलिंग बता सकते हो मुझे? गेस कर सकोगे? जो शब्द, जो साउंड आपको सुनाई दे रहा होगा वो अल्फ़ाबेट आप बोल सकते हो। आपने ये चीज़ अभी मुझे थोड़ी देर पहले बोली कि मैं उतना ही पहचान पाता हूँ जितना मुझे सीखा है मैंने, उतने ही सुर पहचान पाता हूँ। और मैं ये कहता हूँ आप उतने भी ढंग से नहीं पहचान पाते हो। तो मैं ये कहता हूँ कि जो जिसकी खोज में हो कि जो कर सको
उसको पाने में अभी और वक्त लगेगा, अभी और सीखना पड़ेगा, अभी और अनुभव लगेगा। इसका कोई निश्चित पैमाना नहीं होता है कि आ जाएगा इतने वक्त में या इतना सीखने पर। ऐसा कहीं किसी ने दावा नहीं किया कि 10 थाट, 10 पेज के अलंकार, 12 पिचेस सीखने के बाद हारमोनियम के भगवान बन जाओगे, कि जो सुनोगे वो पता चलेगा। ये नहीं होता है, ये एक प्रक्रिया है। हम लोग परीक्षण करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स। आप स्टूडेंट्स हैं, हम साइंटिस्ट हैं, हम आप लोगों पर परीक्षण करते हैं। वो परीक्षण जो ज़्यादातर तो सक्सेसफुल हैं, यानी हमने करके देखे हुए हैं, यानी जो मुझ पर हुआ वही मैंने यहाँ बताया कि साज बजाओ जब तक सुर नहीं आता, मुझ पर परीक्षण किया है वो। हमारे जो पिताजी हैं उन्होंने जितने एक्सपेरिमेंट्स हैं, मैं ही हूँ वो रैट लैब, होता है ना लैब के रैट्स पर परीक्षण किया जाता, मैं हूँ वो, है ना। तो मुझ पर कर कर फिर ये देखा कि हाँ ये किया जा सकता है कि सवेरे 4 बजे उठ के रियाज करो। गिनी पिग मैं हूँ, गिनी पिग क्यूट भी लगता है थोड़ा, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, रैट थोड़ा सा। तो वो एक्सपेरिमेंट्स करके, क्योंकि वही वाली बात है ना, किसी और पे नहीं कर सकते, किसी और को नहीं बोल सकते कि नहीं तुम्हें उठना ही पड़ेगा इतनी सवेरे और ये करना ही पड़ेगा, ये वाली एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। लेकिन हमें तो क्या मजबूरन करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे तो फिर तो जो है जो देखना ही पड़ेगा प्रकोप, है कि नहीं। तो वो परीक्षण हम पर हुए और फिर एक कुछ टेक्निक्स निकल कर आई कि हाँ ये चीज़ें अगर की जाएं, क्योंकि जिस प्रणाली से पिताजी ने भी सीखा है ये वो प्रणाली नहीं है जिससे आप सीख रहे हो, वो पैटर्न नहीं है। उन्होंने पैटर्न बदला है। कैसे बदला है? सिखा के देखा कि इसको करने से ये सवाल हल होगा कि नहीं होगा। एक नई टेक्निक कि चलो थाट सिखा के देखें, चलो लय सिखा के देखें, चलो अलंकार सिखा के देखें, शायद ये आ जाए। तो सारा जो खेल टिका है ना, वो शायद पर टिका है कि शायद ये करने से आ जाए कि मंसूबे बुनाने में दिन रात लगा रहता हूँ। ये उन्हीं का शेर है। मंसूबे कहते हैं प्लान्स को। मंसूबे बुनाने में दिन रात लगा रहता हूँ, कौन कब कामयाब हुआ मुझे याद नहीं। कि कौन सा प्लान कब काम कर जाए, कौन सा टॉपिक चल जाए, कौन सी टेक्निक से आपको वो सॉल्यूशन मिल जाए, आप तक वो चीज़ पहुंच जाए, वो हुनर पहुंच जाए, इसका हमें भी अंदाज़ा नहीं है। इसीलिए हम अलग अलग ट्राई करते रहते हैं। चलो ये सिखा के देखें, चलो वो सिखा के देखें, क्योंकि संगीत इतना अजीब विषय है, कला है। आपके अंदर पैदा कैसे होगी हम कैसे जाने। ये तय नहीं होता है कि 12वीं पास करने के बाद बच्चे में बुद्धि आ ही जाएगी। कहीं नहीं लिखा है ये कि बीटेक करा हुआ या MBA करा हुआ लड़का समझदार होगा। अभी थोड़ी देर पहले मेरी और गुरुजी का वार्तालाप हुआ था कि उन्होंने बोला यार ये आदमी तो उम्र दराज लगता है, इसमें इतनी अकल नहीं। मैंने कहा शऊर का और उम्र का आपस में क्या ताल्लुक, कि वो सेंस भी हो और उम्र वाला है तो सेंस होगा, ये कहीं नहीं लिखा है। ठीक है, गलतियां जो हैं वो बड़ों से भी हो जाती हैं और बेवकूफ़ी वाली गलतियां हो जाती हैं। फिर वो ताज्जुब करते हैं यार क्या मतलब, इतनी उम्र हो गई, खाना खाते खाते अभी भी खाना गिरा रहे हैं, इतने वर्षों का अभ्यास हुआ है। ठीक है, तो संगीत भी वैसा ही विषय है। हम आपको इतनी टेक्निक्स दे रहे हैं। इवन मैं खुद भी रोज़ाना अपने जब बच्चों को देखता हूँ, स्टूडेंट्स को देखता हूँ, तो मैं खुद परेशान रहता हूँ कि यार इसको सुर कैसे सिखाऊं, कुछ भी नहीं है इसके पास। इसको मैंने ये करके देख लिया, वो करके देख लिया, मैं हार नहीं मानता इतनी आसानी से। किसी को मना नहीं करता हूँ अपने क्लास में कि भाई साहब हाथ जोड़ के कि अब मैं नहीं सिखा पाऊंगा तुम्हें, कि तुम में तो यार सब कुछ करके देख लिया, कुछ नहीं आ रहा। बहुत कम को मैंने मना किया है, एक आध बार कभी मना भी किया, ऐसा नहीं। मैं भी कोई योग पुरुष नहीं हूँ कि मेरा बांध कभी टूटता ही नहीं सब्र का। मैंने मना भी किया है लोगों को, लेकिन ज़्यादातर को मैंने एक हद आने के बाद मना किया है। सब कुछ ट्राई करके देखा। तो वही मैं आपको कहूँगा कि मंसूबे बुनते रहिए, चीज़ें सीखते रहिए। कब क्या आ जाए आपको मालूम नहीं। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, वल्लभी बैठी हैं यहाँ पे, इतने वर्षों से हमसे जुड़ी हुई हैं, इतने टाइम से सीख रही हैं, इतनी रागें सीख ली हैं, इनको भी अभी भी कुछ चीज़ें नहीं समझ आती हैं, है ना। मुझसे सीख रही हैं तो मैं बता सकता हूँ। यहाँ पे बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं। एक सेकंड, मैं बात तो नहीं काटनी चाहिए थी बीच में आपको, ये तो हमको अच्छा नहीं लगेगा। तो वो वाली चीज़ बता रहा हूँ कि वो सब्र, आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड योर सिचुएशन। मैं आपके हालात, क्योंकि मैं ये भी नहीं कि मैं यूँ बोल दूँ नहीं मैं समझ सकता हूँ, मैं अपने आपको अपने जूतों में उतार के देख, नहीं, मैं था उसी स्टेज पे ना कभी, तो मैं जानता हूँ ये जो आपके मन की जो व्यथा है ये क्या है, क्योंकि मुझ में भी थी कि यार मुझे क्यों नहीं आ रहा है। एक बात बताओ, ये सब क्यों सुर में गा रहे हैं और हमें ही क्यों नहीं मिला है सुर। हम क्यों चुपचाप बैठे हैं, हारमोनियम संगत करें और ये सब ग्रुप में गा के आए स्टेज पर और जीत के आए, इन्हें अवार्ड मिले, हम क्यों चुपचाप वहाँ बस साजिंदों की तरह हारमोनियम संगत करते रहें। तो हमने तो अपने पिताजी है हमारे तो सिखाने वाले, तो उनको यहाँ तक बोला है कि अच्छा मुझे सब पता है, आप मुझे सिखाते नहीं हो ना, इसीलिए मुझे नहीं आता है। तो ऐसा तो था नहीं कि उन्होंने कोई कमी छोड़ रखी थी, है ना। वो तो मेरे नसीब की बात, मेरे अभ्यास की बात आते आते आ जाती है यार, आते आते आ जाता है। ये मैं कह रहा हूँ, वक्त लगता है ठीक है, पर कोशिश करते रहो,
निराश होते रहो, हताश होते रहो, फिर कोशिशें करते रहो। मैं आज भी हताश हो जाता हूँ कि यार ये सुर तो लग ही नहीं रहा है, बताओ क्या करें इसका, इतने वर्ष हो गए संगीत में, क्या मतलब है ना। लेकिन लगते लगते लगता है, आते आते आता है। ये साधना है, ये कृपा है ऊपर वाले की। ऐसा नहीं कर सकते हो आप कि हम पूजा करना छोड़ देंगे क्योंकि भगवान ने हमारे साथ अच्छा तो कुछ कर ही नहीं रहा है, तो वो आस्था चली जाए, ऐसा भी ना रखो, है ना। करते रहो, होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छी चीज़ें सीखते रहो, अच्छे गुरु की गाइडेंस में रहो, जो वो कहते हैं वो करते रहो, उस चीज़ों को मानो, शोध करो, पता करो कहाँ मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, एनालिसिस करो कि यार मैं कहीं रियाज में कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूँ, जो मुझे बताया गया था क्या पता शायद मैंने गलत कर दिया हो। पूछो, सवाल करो, काम करो, शंका करो, सब करो, लेकिन काम भी करो, करते रहो और आ जाएगा। मेरा बस इतना सा कहना है। इस सवाल का मैं ये जवाब नहीं दे सकता कि कब आएगा, क्योंकि ये जवाब मेरे पास नहीं है। मैम सर ये चाहिए भी नहीं, वो तो किसी पता नहीं कब किसको क्या आ जाए। मैं उसकी कोई बस सीख रहे हैं, बस सीखते रहना है। लेकिन एक और छोटी चीज, जैसे कि जब ये लय ताल सीख रहे हैं ना, तो जैसे कि अब मान लीजिए दादरा हमने सीखा, तो दादरा अब मान लीजिए मेरे को तबला आता है, तबले पे तो हो रहा है सब चीज, लेकिन बात वही अटक रही है जब दुगुन तिगुन चौगुन हो रही है। जब चौगुन तो ठीक है, लेकिन जब तबले पे कर रहे हैं तो वो बज सही रहा, लेकिन वही है कि जब मुंह से जब सुनाते हैं तो वो फिर वो बोल दादरा का वो निकल नहीं पाता तो है। बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है ना। वो तो है। उस लेसन का एंड नहीं हुआ है, क्योंकि एंड में तो सब ठीक हो जाना चाहिए था। तो अगर अंत में सब कुछ ठीक नहीं हुआ है तो पिक्चर अभी बाकी है, यानी उस लेसन का अभी अभ्यास बाकी है, उस लेसन में अभी बहुत सी चीज़ें सीखना बाकी हैं, तब जाके वो लय, वो ताल अभी मालूम चलेगी। मैं ये अपनी बात बता रहा हूँ, मैं खुद भी मेरे सामने मैं ताल में कई बार चूक जाता हूँ, तो मैं तो इतने वर्षों से सीख रहा हूँ, मैं तो तबला सीखा हुआ, मैंने तो 4 साल, फिर मैं कैसे चूक रहा हूँ, मुझे क्यों नहीं मेरे हाथ से कैसे निकला, है ना। और मैं तो कुछ भी नहीं हूँ यार, मैं तो बड़े बड़े कलाकारों की बात कर रहा हूँ ऑन स्टेज। पद्म विभूषण जैसे कलाकार भी स्टेज पर निकल लेते हैं सुर लय ताल से। तो वो आते आते आती है, चलती रहती है, साधना होती रहती है, कभी चूक भी हो जाती है, कभी हाँ फिर आप शोध करते हो, अरे हाँ यार ये भी एक नई चीज़ है ना। आती रहती है ना चीज़ें, तो आप सीखते रहते हो, इट हैपन्स। वो तबले पर अभी मालूम चले कि वो ज़बान आपके लिए नई है, वो विषय आपके लिए नया है ना। वर्ष लगते हैं। और आप ये भी तो देखो यार, आप ये कहना कितना आसान होता है साहब, हम साल भर से संगीत सीख रहे हैं। क्या वाकई आप साल भर से संगीत सीख रहे हो? कैलकुलेट मार के देखोगे ना तो पता चलेगा कितने टाइम सीखा है, कितने दिन एक्चुअली सीखा है, कितने घंटे एक्चुअली में काम किया है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल अभी मैंने किसी को दिया था, मेरी बहन से बात हो रही थी हरिजा से, कहती है कि यार वो आदमी ऐसे, मतलब फलां व्यक्ति के, कि इतना वो तो यूँ कहते हैं कि अरे हमने तो दुनिया देखी है, दुनिया देखी है। मैंने कहा यार एक्चुअली में दुनिया देखी है क्या लोगों ने? कितने कम लोग होंगे जिन्होंने पूरी दुनिया देखी है, और दुनिया में क्या क्या होता है, हर देश में, हर प्रांत में, हर जगह, हर लोग कैसा बिहेव करते हैं, क्या हो रहा है वाकई दुनिया में, क्या ये बात सबको मालूम है? क्या वाकई पूरी दुनिया देखी है? तो पूरी दुनिया एक्चुअली में नहीं देखी है, लेकिन हाँ इतना देख लिया है कि हम ये मान लेते हैं, हमने बच्चे पाले हैं, हमने ये किया है, हमने अपना जीवन यापन किया, हम यहाँ कहाँ से कहाँ आ गए, तो हमने पूरी दुनिया देख ली एक्चुअली में। तो उस दुनिया देखने का सिर्फ इतना अर्थ होता है कि जब भी कुछ नया होता है ना, तो आप यूँ नहीं हो जाते अरे ये भी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, हाँ आपको बिलीव हो जाता है कि अरे यार इतना कुछ देख लिया है, यहाँ से वहाँ पहुँच गए, तो ये भी एक्सेप्टेबल है कि मुमकिन तो है, ये भी हो ही सकता है। तो बस वही वाला मामला यहाँ संगीत में भी है साहब। अभी वो लय ताल की दुनिया बाकी है, अभी उसमें बहुत कुछ जानना बाकी है। अभी वो 3 ताल सुधरेगी, ताउम्र सुधरेगी। तुम्हें वो 3 ताल की नवी मात्रा 80 साल पे भी नई समझ आएगी कि अरे ये है क्या नवी मात्रा 3 ताल का, ऐसे आती है क्या खाली 3 ताल में, है ना। अभी तो बहुत दरियाओं के गोते लगाना बाकी है उस 3 ताल में, तब जाके वो 3 ताल तुम्हें कहीं पल्ले पड़ेगी। वो यमन, उस यमन का गंधार जब तुमने पहली बार लगाया था, और एक 80 वर्ष की उम्र पे जब वो गंधार लेकर आओगे ना, तब मालूम चलेगा ऐसे आता है क्या यमन का गंधार। मैं अब तक ऐसे ला रहा था, तो यार मैं इसमें कैसे जवाब दे दूं। हाँ फिर बस इसीलिए मैं ये बातें ज़रूर कर सकता हूँ क्योंकि मैंने दुनिया देखी, यानी मैंने लोगों को करते देखा है, मैंने अलग अलग प्रकार का संगीत देखा है, मैंने यमन को जिया है इतने वर्षों, और मैं ये जानता हूँ कि यमन और मेरा साथ अभी बाकी है। अभी मैं यमन को और जीऊँगा, अभी मैं यमन को जानूंगा। अभी तो दोस्ती हुई है। मुझे ये पता है कि जब से आपका अलंकार का वीडियो आया था जी, जिसमें राग आपने गाया नहीं था, उस समय से वीडियो देख रहा था जी। जब राग गाते अच्छे टाइम में जब आप लोग कर सकते हो, चलो हम भी लगे, एक ना एक दिन हो ही जाएगा। बिल्कुल सब मुमकिन है साहब, सब मुमकिन है। मेहनत, लगन, ललक, जिज्ञासा, लालसा, हर चीज़ मुमकिन है।
और नसीब को दोष देने वाली बात नहीं है, क्योंकि वो जो शेर है मैं मुझे बड़ा पसंद है, भूल जाता हूँ लेकिन वो उसकी लाइनें, लेकिन हाँ उसमें बस इतना सा है कि कुछ तो ऊपर वाले ने सोचा है कि इस शरीर को बनाते वक्त लकीरों से आगे उंगलियां रखी हैं, यानी नसीब से भी आगे मेहनत रखी है, ये ऊपर वाले की सोच थी। तो बस वो मुमकिन है ना। मुझे भी काफ़ी वक्त तक लगता रहा कि अपने नसीब का तो नहीं है गाना गाना, है ना, अपन हारमोनियम ही बजाते रहे तो ही बेहतर है, संगत करते रहें तब तक ठीक है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। शायद मेरी उंगलियों का थोड़ा कमाल था, शायद उन लकीरों के आगे मेरी मेहनत थोड़ी सी जो है उसने धक्का लगाया कि चलो एक हाथ तो कर ही लेंगे, है ना। वरना ऐसे कहने वालों ने, देखने वालों ने हमें भी बहुत कहा है साहब कि तुमसे तो रहने दो, तुमसे ना हो पाएगा, है ना। ये हमें भी कहा गया है कि तुम तो यार इतने टाइम से सीख रहे हो, तुम्हें तो अब तक यहाँ होना चाहिए था, तुम तो वहाँ क्यों नहीं हो, वो इंडस्ट्री में क्यों नहीं बैठे हो तुम, इतना ही अगर तुम्हें पता है कि नहीं। तो कौन किसका नसीब कब किसको कहाँ ले जाए कोई कुछ नहीं जानता। ये क्वेश्चन तो पहले भी एक बार हुआ था कि इंडस्ट्रीज क्यों नहीं खोल देते हैं, तो हम बोले थे गुरु जी से कि उन लोगों को पता नहीं है, अगर SPW खुद था, अगर अभी खोल देंगे ना तो उन लोगों से ज्यादा हो जाएगा। अरे तो प्रेम है आप सभी लोगों का। चलिए खैर, अब मैं आई होप आपका सवाल का थोड़ा बहुत जवाब पहुंचा हो आप तक, और करते रहें पहुंच जाएगा। बाकी मैं एक शर्त पे गाना सुनाऊंगा, मुझे लोग दिखने चाहिए, मुझे लोग दिख नहीं रहे हैं, अभी बहुत कम लोग दिख रहे हैं सर। हाँ जी सर प्लीज, एक मेरा ये सवाल है, अगर हम राग याद करते हैं तो राग याद नहीं होते, एक करते हैं तो फिर दूसरा भूल जाते हैं। एक ही जवाब, कितनी बार दिलवाओगे। कोई चीज़ याद करना और वो याद रहना और वो आत्मसात हो जाए। आए हाय, शेर सुनाऊंगा। चलो एक तो शेर नहीं सुनाने दे रहे हो, देखो गाने नहीं दोगे तो मैं शेर फिर पढ़ पढ़ के सुनाऊंगा, मुझे मत कहना फिर। तो शेर यूं है कि याद उनको किया जाता है जिन्हें कभी भुलाया गया हो। समझ पा रहे हो इस फिनोमेना को, कि जो चीज़ आत्मसात हो जाती है, जो अंदर उतर जाती है ना, फिर उसे याद नहीं किया जाता है और न उसे भूला जा सकता है, वो बस गई है अंदर। तो राग याद करने का कोई तरीका नहीं है, वो करते करते जब आत्मसात हो जाएगी, बस जाएगी ना, फिर कभी भूलोगी नहीं, है ना। कि याद तो भूले हुए लोगों को किया जाता है, भूल जाओ कि तुम्हें याद किया जाएगा। ये चिराग शर्मा एक शायर हैं, अभी हाल के ही हैं, है ना, नए शायर हैं, नई पीढ़ी के, कि याद तो भूले हुए लोगों को किया जाता है, भूल जाओ कि तुम्हें याद किया जाएगा, है ना। तो वो वाली बात है, ये राग के साथ यही होता है। फिर आपको याद नहीं रखना, मैंने क्या कहा कि फिर स्वरों के परे, फिर अक्षर के परे जाता है, वहां संगीत जन्म लेता है। आपको सारे गमा पधा निसा अक्षर से नहीं ध्वनि से समझ आते हैं कि टरारारारारारा, ला 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 ला, ये भी उतना ही सारे गमा पधा निसा है जितना सारे गमा पधा निसा। और ये सारे गमा पधा निसा भैरवी में भी सारे गमा पधा निसा है और यमन में भी सारे गमा पधा निसा है, लेकिन उनकी ध्वनियां अलग अलग हैं। तो आत्मसात उतार लो, उनको अंदर बसा लो, फिर बोलना नहीं पड़ेगा राम 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 राम, चलेगा अंदर वो आत्मसात होगा। एक अंदर से चल जाता है। कौन बोला, कौन बोला, आवाज आई नहीं। गुरुजी, अब मैं आप सभी लोगों से क्षमा चाहूँगा, अब मुझे थोड़ा सा जल्दी अब जाना पड़ेगा मुझे। आप लोगों के प्रश्न आएंगे, फिर आऊँगा, मैं यहीं आ जाऊँगा, मैं कहीं नहीं जाता हूँ, घर की खेती अपनी फिर आ जाऊँगा, है ना, अपनी ही मीटिंग है ना। फिर अगला सैटरडे होगा, नहीं तो उसका अगला सैटरडे जब मुझे आदेश किया जाएगा और वक्त हुआ, ऊपर वाले ने ये रखा मुझ पर कृपा, और आप लोगों की शिद्दत रही, वो भी ज़रूरी है, आप लोगों की शिद्दत मुझे पुकारने की, तो मैं यहाँ हाजिर हूँ। एक क्वेश्चन था अभी मैं माफ़ करूँगा, अब मैं सवाल और नहीं लूँगा क्योंकि वक्त लग जाएगा, आप समझें इस चीज़ को। बाकी और लोगों की भी डिमांड्स हैं यार, आप लोगों के मन की शंकाएं थी, सवाल थे, आपने जान लिए, आप वो सुनना चाह रहे थे, जवाब सुनना चाह रहे थे। कुछ लोग यहाँ आवाज़ में कुछ सुनना चाहते हैं, थोड़ा बहुत अपन गा भी लेते हैं, तो कोशिश करें कि उस तरह से मैं ध्वनि को पहुँचाऊँ, ठीक है। तो पहले सर हम आपसे व्हाट्सएप पे बात कर लेंगे। गुड बॉय, आई लाइक दिस, ऐसे बच्चे मुझे पसंद हैं। संगम सर, संगम संगम, बस और क्या चाहिए, हमारा और आपका संगम होगा, तय है ये, हम मिलेंगे। हाँ, मैं 2 लाइनें एक बार ढूंढूंगा जो सरगम का संगम। हाँ सर, सरगम का संगम,
2 लाइनें मैं यहाँ पर उसकी सुना देता हूँ। ये फुल स्क्रीन कैसे हटेगी? छोड़ो, मैं फ़ोन में ही सर्च कर लेता हूँ, इतना ही अगर होता तो ये गज़ल मेरे पिताजी की है, जो उन्हीं की लिखी और उन्हीं की बनाई हुई है। कुछ समय पहले, लगभग शायद 1 साल पहले बनाई है वो, और यमन पर आधारित है, तो वो आपके साथ बांटते हैं। क्या है कि बहुत कम लोग हैं जिनको मुझसे गाना सुनना पसंद है, ज़्यादातर लोगों को अपने जवाब सुनना ही पसंद है। पर हाँ, कुछ लोग चाहते हैं तो मैं गुनगुना भी दूँ। समझे नहीं? नहीं समझे तो माइक भी तो म्यूट करो, वो भी तो समझाया था मैंने, वो भी नहीं समझे थे तुम। बाकी जो नहीं समझे, जो तो नहीं समझे। मिल जा, मिल गई। अब मुझे बताइएगा कि मेरी आवाज़ कैसी आती है, कट कट के तो नहीं आ रही है क्या? क्योंकि अभी मुझे यहाँ मालूम नहीं है कैसी आएगी। ठीक है ठीक है ठीक है, तो बता दीजिए। एकदम बराबर। राइट है सर, राइट है। अच्छा, मुझे सुनने की पहली शर्त यह है कि मुझे आप लोग सुनाई नहीं देने चाहिए, ठीक है? अगर चाहते हो कि मैं आपको सुनाई दूं तो मुझे आप सुनाई मत देना, यानी सब म्यूट रखना, वरना कोई मुझे कैसे सुन पाएगा? तुम ही लोग फिर बीच में कचर पचर आवाज़ आती रहेगी तो फिर दूसरों को तकलीफ होती है सुनने की। यार मुझे मेरी नहीं पड़ी, मुझे अपनी नहीं पड़ी, मुझे दूसरों, मैं बड़ा क्या दूसरों के बारे में बहुत सोचता हूँ, तो उनकी पड़ी है मुझे कि उनको मैं साफ सुनाई नहीं दूँगा, इसी। हाँ जी। सबसे पहले तो ये होना नहीं चाहिए कि 1.25 घंटे बात करने के बाद गा पाऊं मैं, ठीक है? ऐसी गले की क्षमता नहीं होती है। ढूंढा 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 कहाँ कहाँ, ढूंढा कहाँ 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 मिली पमर गर निधनि रे गा, ये यमन है। धनि रे मामा गा। यमन, सांझ, जुदाई, इन 3 का आपस का एक ताल्लुक है, एक रिश्ता है। ये है यमन का भाव, जो किताबों में नहीं है। ये जानो मुझसे अगर कभी पूछना है तो, है ना, कि यमन में क्या है, क्यों है यमन? तो यमन का मन थोड़ा सा उदास है। यमन का मन उदास क्यों है? क्योंकि यमन शाम की राग है, और शाम जो है वो वक्त उदासी का है, क्योंकि शाम जो है वो वक्त तन्हाई का है, अकेलेपन का है। और जब भीड़ से जुदा होकर जब यमन छिड़ी जाती है तब याद आती है, क्योंकि दिन भर तो भाई साहब मसरूफ थे, हैं? दिन भर लोगों में थे, तो याद नहीं कर पाए, याद करने का मौका नहीं लगा। क्यों? क्योंकि दूसरों ने व्यस्त रख रखा था, ठीक है? तो जिनके पास मिलने को 1000 लोग हैं, फिर शाम में जब वो 1000 चले जाते हैं,
एक कहावत है कि एक राजा जब सोता है तो वो सबसे ज़्यादा तन्हा होता है, वरना तो दिन भर तो बादशाह है, उसके आसपास सैकड़ों लोग घूम रहे हैं, लेकिन जब रात में वो सोता है ना तो वो सबसे ज़्यादा तन्हा होता है, क्योंकि तब उसके पास कोई नहीं होता है। तो वो है ये, लेकिन तब उसके पास यमन है, तो यमन उसकी तन्हाई दूर करती है। जैसा कि मोमिन खां मोमिन ने कहा है कि तुम मेरे पास होते हो गोया, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। तो ये मोमिन खां मोमिन का शेर है कि मेरे पास तुम उस वक्त होते हो जब मेरे पास कोई नहीं है, यानी तुम हो तो फिर सब है। तो वो यमन है, वो जुदाई है, वो शाम है, तो वो ढूंढने की बात जो शायर हमारे पिताजी पंडित अवध किशोर पांडे जी, उनका कलाम, उन्हीं की धुन, ये सोच यमन में। ढूंढा ढूंढा कहाँ 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 मिले, ऐसी हवा चली, ऐसी हवा चली कि खुद ही आ मिली। ढूंढा कहाँ 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 ढूंढा कहाँ कहाँ तलाशा है, तो उसकी ज़रा आय हाय हाय जो यहाँ शेयर कर दी है स्क्रीन साहब ये किसी ने, यार ये इसका क्या इलाज है, बीच बीच में लोगों को कैसे करने से रोकें। तो कहाँ कहाँ तलाशा, उसकी ज़रा तलाश। ढूंढा कहाँ 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 ढूंढा कहाँ 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 मिले। वो इश्क है तुम्हारा, वो इश्क है तुम्हारा, उसको संभाल लो। वो इश्क है तुम्हारा, उसको संभाल लो। रोको तो रोक लेना, वरना चले। रोको तो रोक लेना, रोको 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 रोको। रोक रहे हैं ना किसी को, से बुला रहे हैं कि अरे बैठो यार, कहाँ जा रहे है ना। वो पुकार है, वो आवाज़ है, वो बात है जो गीत में, वो गज़ल में जो हो जाए तो यहाँ से वहाँ पहुँच जाए। शायर से हम तक पहुँची, हमसे आप तक पहुँचनी है, तो हम तो सुर से पहुँचाएंगे भाई, हमारे तो साथी सुर हैं, तो सुरों से कैसे बता दें। लोग बातों से नहीं बता पा रहे, हम कोशिश कर रहे हैं सुरों से बताएं। रोको 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 तो रोक लेना, वरना चले। बहुत शुक्रिया। ये 4 पंक्तियां, एक मतला एक शेर, रंजीत साहब की नज़र, उनकी फरमाइश। तमाम प्यारा अंदाज सर। बहुत शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू निशांत जी। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
Thank you. थैंक यू थैंक यू थैंक यू निशा जी सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और किसी का कुछ सुनना चाहे तो एक और कुछ सुना दूं मैं, फिर अंत करूं। जी बहुत आनंद आया सर, बहुत बहुत आभार आपका। कोशिश, बस कोशिश, एक कोशिश, सभी लोगों का शुक्रिया। आपने रुला दिया सर, आपने रुला दिया, रोंगटे खड़े कर दिए सर। बहुत शुक्रिया, यही प्रेम है आप सभी लोगों का। मैंने कहा ना, श्रोता बनाते हैं वक्ता को, और कुछ नहीं। आप लोगों ने प्यार से सुना तो बस मुझे भी थोड़ा भाव मिला गाने का। बहुत शुक्रिया। एक और कोई प्रस्तुति आप चाहें तो मैं सुनाऊं, फिर हम मेरे ख्याल से विदा लें। अभी बहुत वक्त हो गया, 2 घंटे हो जाएंगे मीटिंग को, लोगों को जाना भी है कहीं ना कहीं, कुछ तो करना ही होगा। बहुत शुक्रिया। और किसी को कुछ सुनना है? अपनी फरमाइश आप चैट में लिख दें या ऐसे ही पूछ लें। निशात सर, मुझे सुनना है। हाँ जी, पूछ। कुछ भी सुनाइए। अच्छा, कुछ भी कोई भी सुनाइए। बहुत अच्छा गाया आपने, बहुत। मुझे भी सुनना है। जी जी जी, शुक्रिया शुक्रिया। अच्छा चलिए, कुछ एक और इसी में ऐड करते हैं। सर बहुत क्या मुझे भी सुनना है आप। हाँ जी, शोर शराबा नहीं चाहिए भाई, थोड़ा सा एक एक करके अगर बोलें तो ठीक रहे। मैं सोच लेता हूँ जब तक मैं क्या सुना पाऊँ आपको। सर राग सोनी में कुछ सुनाओ। हैं जी, राग सोनी। राग सोनी, सोहनी में? अच्छा, सोहनी में कुछ सुनाऊँ, ठीक है। ओह, सोहनी में कुछ सुनाना है। और सर मुझे ढोलक सीखना है, तो उसके लिए मुझे व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है, उस पर आप सर ढोलक सीखना है, इसके लिए भी सर था। मैं सोहनी में कुछ याद कर लूं पहले। आपने मेरे सामने फरमाइश रख दी, फिर मुझे याद नहीं आएगा उनको। धनी रे ग म धने रे नु ना रे ना री ना। अच्छा, सोहनी में तो नहीं, मगर इसी स्वरूप में पूरिया कल्याण में मुझे ज़रूर एक गज़ल ध्यान आ रही है, वो मैं सुनाता हूँ। उमूमन ऐसे राग बेस्ड ऐसे मेरे दिमाग में फीड नहीं है, कभी याद आएगी तो मैं आपको पर्सनली सुना दूंगा। पर हाँ, इसी स्वरूप में ज़रूर मैं एक पूरिया कल्याण में, यही सुर है, धनी रे ग म धनी द म धनी रे नि द म द म ग रे धनी ध रे सा। मारवा थाट का ये अंग है, ऋषभ मध्यम विकृत। तो पूरी कल्याणी ऐसे बनती है कि कल्याणी अवरों में बनती है। अब ये गज़ल गुलाम अली साहब की है, मुझे उस हिसाब से, मुझ में गुलाम अली मत खोजना, मुझे जैसी आती है मैं वैसी सुना रहा हूँ। तमाम उम्र तेरा इंतजार हमने किया, तमाम उम्र तेरा इंतजार हमने किया। इस इंतजार में, क्या बात, इस इंतजार में किस किस को प्यार हमने किया, तमाम उम्र तेरा इंतजार हमने किया। धनी रे ग म धनी ने मरे
बहुत प्यारा शेर है इसका। एक थोड़ा सा मानी समझा देता हूँ, आप थोड़ा ईज पड़ेगा आपको। मैं लफाजी समझा रहा हूँ खाली, बाकी जो शायर कहना चाह रहा है वो तो आप सब अपने अनुभव अनुसार ले लेना। पर उसके जो शाब्दिक अर्थ हैं, शाद एक शब्द होता है, निषाद वाला शाद नहीं, मेरा षटकोण वाला है, ये शलगम वाला है, जो अपना उर्दू में पाया जाता है। तो शाद यानी सेटल्ड, यानी खुश, आबाद जिसको कहते हैं ना, आबाद होना यानी सेटल्ड होना, या वहाँ का आबादी क्षेत्र, उस तरह से शाद एक शब्द होता है यानी सेटल्ड, खुश। तो शादमां यानी खुश रहा, तेरे ख्याल में दिल शादमां रहा बरसों, तेरे ख्याल में, 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 तेरे ख्याल में दिल शादमां रहा बरसों, तेरे हुजूर इसे सोगवार हमने किया। हुजूर कहते हैं तेरी प्रेजेंस में, यानी तेरे सामने, है ना। हुजूर लफ्ज़ का जो मीनिंग है, एक तो होता है कि जैसे हम कहते हैं नवाब या साहब, एक है हम कहते हैं हुजूर। हुजूर थोड़ा लखनवी हो गया कि अरे हुजूर सुनिए। तो हुजूर यानी एक कोई एक सैल्यूटेशन है, और दूसरा हुजूर का मतलब होता है उनकी प्रेजेंस में, उनके सामने। और सोगवार कहते हैं, सोग कहते हैं दुख को, गम को, और सोगवार यानी गम से भरा हुआ। तो तेरे ख्याल में दिल शादमां रहा बरसों, तेरे हुजूर इसे सोगवार हमने किया। अब इसका क्या मीनिंग, आप कहाँ से किस अनुभव में ले जाते हैं वो आपके ऊपर है। मैंने सिर्फ शाब्दिक अर्थ समझाया है, भाव नहीं समझाऊंगा, क्योंकि फिर वो शायर के साथ नाइंसाफ़ी होगी कि वो शायद कहना कुछ और चाह रहे थे। तो क्यों ऐसा हुआ होगा, वो जिसको यहाँ मोहब्बत हुई है वो जाने कि क्यों ऐसा करता है आदमी कि तेरे ख्याल में तो खुश रहेंगे हम, लेकिन तेरे सामने आएंगे तो हम दुख बयां कर रहे हैं। तेरे ख्याल में दिल शादमां रहा बरसों, तेरे हुजूर से सोगवार हमने किया। इस इंतजार में, इस इंतजार में, इस इंतजार में, इस इंतजार में किस किस से प्यार हमने किया। तमाम उम्र, तमाम उम्र, तमाम उम्र तेरा इंतजार हमने किया। हफीज होशियारपुरी साहब की शायरी है, गजल है। ये तश्नगी है, ढूंढ ही लेता हूँ मैं इससे पहले कि शेर गलत गाऊं।